Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 Information Technology IT Code 802. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 डेटाबेस कंसेप्ट RDBMS टूल्स एंड इसके एक कोडिंग क्वेश्चन आंसर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा रिकमेंडेशन है कि आप एक बार वन शॉट वीडियो ज़रूर देखें, बिकॉज आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे बिना वन शॉट वीडियो मीन्स चैप्टर को समझे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बट येस, अगर आपने ऑलरेडी चैप्टर को कवर किया हुआ है, आपने ऑलरेडी वन शॉट वीडियो के थ्रू या फिर खुद से आपने चैप्टर को कवर किया है, फिर डेफिनेटली आप ये वीडियो आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कोडिंग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे एंड आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है कोडिंग क्वेश्चंस में वो सभी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। एंड फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, एंड साथ ही लास्ट में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करने हैं। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डेटा टाइप्स के साथ। यहाँ पर डेटा टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ओके, डेटा टाइप बेसिकली ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको ऐसा कोई कोड लिखना है, बट जब आप कोड लिखते हैं, सीक्वल कमांड्स लिखते हैं, तो कई बार आपको डेटा टाइप्स का यूज़ करना होता है। ऐसे में आपको डेटा टाइप्स का पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये सभी क्वेश्चंस जो डेटा टाइप्स पर बेस्ड हैं ये सभी मैंने यहाँ पर कोडिंग वीडियोस में इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सजेस्ट द डेटा टाइप्स फॉर द फॉलोइंग कॉलम्स ऑफ सैलरी टेबल टू बी क्रिएटेड। हमें एक टेबल क्रिएट करनी है, सैलरी उसका नेम है, एंड यहाँ पर ये सभी कॉलम्स हैं जो हमें येलो कलर से गिवन है। ये सभी कॉलम्स का नेम हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, हमें पूछा गया है, हमें आंसर में बताना है कि यहाँ पर डेटा टाइप्स क्या हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं एम्प आईडी। अगर किसी भी चीज़ की आईडी है, जैसे यहाँ पर क्योंकि ये सैलरी टेबल की बात हो रही है तो यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी की बात हो रही है, राइट। एम्प्लॉय की आईडी हो या फिर स्टूडेंट की आईडी हो, कोई भी आईडी हो, वो एक नंबर होता है, राइट। एंड नंबर के लिए सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इंट डेटा टाइप। ओके, द करेक्ट आंसर इज इंट। इंट को आप इंटीजर भी लिख सकते हैं। ठीक है, दैट विल ऑल्सो बी राइट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट नेम। अगर आपको किसी का भी नेम मेंशन करना है तो आपको नहीं पता कि सामने वाले का नेम कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, मीन्स आपको एग्जैक्ट कैरेक्टर्स की लेंथ नहीं पता, राइट। ऐसे में आप यूज करेंगे varchar डेटा टाइप। हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में मीन्स 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर जहां पर हमने डिस्कस किए थे, वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैर एंड वेर कैर के बीच का डिफरेंस। जब आप उस डिफरेंस के बिहाफ पर यहाँ पर देखेंगे तो बेटर कौन सा है, वेर कैर। ओके, इसके बाद बेसिक सैलरी, क्योंकि सैलरी डेसिमल मींस डेसिमल वैल्यूज भी हो सकती हैं सैलरी में, इसलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे डेसिमल डेटा टाइप। ओके, देन HRA, इसका भी डेसिमल डेटा टाइप होगा। देन डेट ऑफ ज्वाइन, ऑफ कोर्सली डेट है तो इसका डेट डेटा टाइप होगा। देन नेट सैलरी, ये अगेन डेसिमल डेटा टाइप का होगा। ओके, इस तरह से आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ओके, then next question, Rima wants to input the price of shoes as 999.99. What should be the data type and size of the column price in the table? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कॉलम प्राइस का ये प्राइस जो है ये कॉलम का नेम है। इस कॉलम का हमें डेटा टाइप और साइज बताना है। ठीक है, यहाँ पर हमें उसके लिए एक वैल्यू भी गिवन है जिसकी हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे लिए कौन सा डेटा टाइप सूटेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस वैल्यू को देखकर समझ सकते हैं कि ये डेसिमल वैल्यू है, तो यहाँ पर हम कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, डेसिमल डेटा टाइप। ठीक है, फिर इसके बाद क्योंकि हमसे साइज भी पूछा गया है तो यहाँ पर आप साइज कैसे मेंशन करेंगे। आपको पता है कि जब हम डेसिमल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिखते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 5 हैं। यहाँ पर लिखेंगे 5, इसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब कॉमा लगाने के बाद हमें बताना होता है डेसिमल की प्लेस। यहाँ पर डेसिमल की प्लेस क्योंकि 2 डिजिट्स के बाद है, यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ठीक है, अगर यहाँ पर होती हम लिखते 3। ठीक है, इस तरह से आप मेंशन करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है 2। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या अल्टीमेटली मेंशन करना था, हमारे आंसर में क्या बोला गया था, डेटा टाइप एंड साइज, तो वो हमने यहाँ पर बता दिया है। इतनी ही रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन की। ठीक है,
देन प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब कमांड्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब हमने डिफरेंट टाइप की DDL एंड DML कमांड्स पढ़ी हैं। DDL मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड DML मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो अब डिफरेंट टाइप की कमांड्स पर क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट SQL कमांड टू क्रिएट द फॉलोइंग टेबल गैजेट। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन गिवन है तो आपको उसमें ये देखना है कि आपको टेबल का नेम गिवन है या फिर नहीं। तो जनरली टेबल का नेम गिवन होता है, जैसे यहाँ पर टेबल का नेम है गैजेट, ठीक है। फिर क्योंकि हमें यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है कि हमें कौन से डेटा के बिहाफ पर ये टेबल क्रिएट करनी है, वो डेटा हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। सो यहाँ पर सभी कॉलम्स नेम लिखे हैं और फिर यहाँ पर सभी के डेटा टाइप लिखे हैं, ठीक है। तो इसी के बिहाफ पर आपको क्रिएट टेबल कमांड लिखनी है, ठीक है। किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं क्रिएट टेबल कमांड, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए कोडिंग क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल ट्रिक होती है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हम समझ गए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है। अब अगर आपको पता है कि टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड है तो वो आप यूज करें, और अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि हमें टेबल क्रिएट करने के लिए ये क्रिएट टेबल कमांड लगानी है, सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्रिएट टेबल, ठीक है। ये कीवर्ड है। अभी कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कीवर्ड क्या है, तो देखिए कीवर्ड और कुछ नहीं होता। कीवर्ड का मतलब है कि आपको उसे एज इट इज लिखना है, ठीक है। मतलब आप कोई भी टेबल क्रिएट करेंगे तो आपको ये क्रिएट टेबल ऐसे ही लिखना होगा, बाकी चेंज क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट ये चीज ऐसे ही लिखी जाएगी जब भी कोई टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने लिखा क्रिएट टेबल, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर मेंशन करना है टेबल का नेम। अब टेबल का नेम हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है, तो वही नेम हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर तो कैपिटल में लिखा हुआ है और हमने यहाँ पर स्मॉल में लिखा है, तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि माई सीक्वल केस सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है। मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, माई सीक्वल केस सेंसिटिव नहीं है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि आप जो कमांड्स हैं उनको कैपिटल लेटर्स में लिखें, स्मॉल लेटर्स में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी चीजें सेम है, ठीक है। वो केस मैटर नहीं करता है, ठीक है। सो यहाँ पर टेबल का नेम लिखने के बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको हर एक कॉलम की डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। सो एक कॉलम डेफिनेशन प्रोवाइड करने के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर दूसरे डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इस तरह से। सो अभी सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी कैसे है, तो देखिए जैसे यहाँ पर हमें गिवन है कि कॉलम नेम है ये और इसका डेटा टाइप है ये, ठीक है। तो देखिए जब भी क्रिएट टेबल कमांड लिखी जाती है तो उसमें जब हमें कॉलम की डेफिनेशन देनी है तो सबसे पहले लिखा जाता है कॉलम का नेम और फिर लिखा जाता है उसका डेटा टाइप, और फिर अगर उसके बाद कोई कांस्टेंट होता है तो वो भी यहाँ पर लिखा जाता है। बट क्योंकि इस पर्टिकुलर डेटा में जो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है इसमें कांस्टेंट मेंशन्ड है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पर भी मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कॉलम का नेम, फिर लिखेंगे डेटा टाइप, ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम की डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे, तो नेक्स्ट कॉलम है डिस्क्रिप्शन, इसका नेम और फिर इसका डेटा टाइप varcat 20, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर नेक्स्ट, और इसी तरह से हम तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा लास्ट कॉलम आता, ठीक है। यहाँ पर हमारा लास्ट कॉलम आ गया है, ठीक है। ये हमारा लास्ट कॉलम है वारंटी और इसका डेटा टाइप है इंट, इंट मतलब इंटीजर, ठीक है। अब क्योंकि ये लास्ट कॉलम है इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम ये जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट यहाँ पर हमने किया था ये अब हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ठीक है, और फिर इसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। आपको ध्यान रखना है जिस तरह से इंग्लिश में एक फुल स्टॉप के साथ आप एक सेंटेंस को एंड करते हैं उसी तरह से हर एक सीक्वल कमांड को एक सेमीकोलन के साथ एंड करेंगे, ठीक है। सेमीकोलन भूल गए तो फिर आपका मार्क्स कट हो जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पर कोई और एरर किया आपने जो मैंने आपको बताया है कि ये ऐसे ही करना है, और अगर आपने वो वैसे नहीं किया, जैसे यहाँ पर ये कॉमा नहीं लगाया या फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट नहीं किया, तो इन सभी के मार्क्स कट होंगे। इसलिए ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है, ठीक है। Then next question, write the SQL command to display all the details of teachers from the table whose salary is greater than 15,000. अब देखिए सबसे
सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले SQL कमांड लिखनी है। किस लिए लिखनी है? यहाँ पर हमें सभी डिटेल्स डिस्प्ले करनी है ऐसे टीचर के लिए जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हमें बता रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है और इस कंडीशन का यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ये हमें कोड में इंक्लूड करना होगा। सैलरी 15,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि हमें यहाँ पर क्या डिस्प्ले करना है। मीन्स हमें यहाँ पर सिर्फ एक कॉलम डिस्प्ले करना है या फिर सभी कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं। तो क्योंकि यहाँ पर मेंशन्ड है कि ऑल द डिटेल्स, इसका मतलब है कि सभी कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, जब हम कुछ भी डिस्प्ले करने के लिए कहते हैं इन SQL, तो हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट क्लॉज, ठीक है। अगर हमें रिजल्ट में कुछ भी डिस्प्ले करना है तब हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट क्लॉज, ठीक है। तो कहीं भी डिस्प्ले वर्ड मेंशन्ड है तो आप समझ जाएंगे कि आपको सेलेक्ट क्लॉज यूज़ करना है, ठीक है। सेलेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे। अब हमें डिस्प्ले करना क्या है, तो यहाँ पर मेंशन्ड है ऑल द डिटेल्स। ऑल द डिटेल्स का मतलब है सभी कॉलम्स। तो जब सभी कॉलम्स को सेलेक्ट करना है तो हम यूज करते हैं ये स्टार सिंबल, जिसे एस्टेरिस्क कहते हैं, ठीक है। आप इसे स्टार सिंबल बोल सकते हैं। यहाँ पर हम बोलेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, ठीक है। अब ये फ्रॉम टीचर क्यों लिखा है? क्योंकि हमें बताना होगा कि हम कौन सी टेबल से डेटा पिक कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर हमें टेबल का नेम लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं भी टेबल का नेम तो मेंशन नहीं है, बट क्योंकि हमें बताया गया है ऑल द डिटेल्स ऑफ टीचर्स, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो टेबल है वो टीचर से रिलेटेड है, इसलिए हमने ये नेम एज्यूम किया है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पर ये लाइन आई होप क्लियर है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हमें सेलेक्ट क्लॉज लिखना है जो ये बताएगा कि हमें डिटेल्स डिस्प्ले करनी है। फिर ये एस्टेरिस्क सिंबल ये बताएगा कि हमें सभी डिटेल्स मतलब सभी कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं। फिर फ्रॉम कीवर्ड है, फ्रॉम हमेशा लिखना ही है, मतलब आपको बताना है कि कौन सी टेबल से। फिर यहाँ पर जो भी टेबल का नेम होगा वो लिखेंगे। यहाँ पर हमने एज्यूम किया है कि टेबल का नेम है टीचर, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली नेम गिवन होता तो हम वही यूज करते, ठीक है। फिर इसके बाद अब देखिए, अगर हमने कमांड यहीं पर ओवर कर दी होती, मतलब हम इसके आगे ना लिखते, तो क्या होता कि यहाँ पर हमें सभी डिटेल्स मिल जाती। वहां पर ये वाली कंडीशन, ये जो कंडीशन हमें गिवन है, ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो पाती। तो इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, हमें यूज करना होगा एक और क्लॉज जिसे हम कहते हैं वेयर क्लॉज, ठीक है। वेयर क्लॉज का क्या काम है? वेयर हमें कंडीशन स्पेसिफाई करने में हेल्प करता है। तो आपके क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन गिवन है तो वो कंडीशन कहां पर मेंशन की जाएगी? यहाँ वेयर क्लॉज के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? सैलरी इज ग्रेटर देन 15,000। तो यहाँ पर क्योंकि हम इसको एज इट इज तो लिखेंगे नहीं, इसको हमें कोड की फॉर्म में लिखना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कॉलम का नेम, ठीक है। अब क्योंकि सैलरी कॉलम की बात हो रही है तो हम उसका नेम एज्यूम कर रहे हैं कि सैलरी कॉलम का नेम सैलरी है। इसके बाद इज ग्रेटर देन को हम कैसे डिनोट करते हैं? यूजिंग दिस सिंबल। देन कौन सी वैल्यू से ग्रेटर होना चाहिए? 15,000, तो वो हमने यहाँ पर मेंशन की है, ठीक है। फिर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सेमीकोलन के साथ सभी स्टेटमेंट्स को एंड करते हैं, तो यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। यहाँ पर हमें सभी डिटेल्स डिस्प्ले करनी है टीचर टेबल से जहाँ पर सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। Then next question. Aparna wanted to remove the table personal permanently from the database school. Write the command to help her to do the same. तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, क्वेश्चन को हमें समझना होगा। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि अपर्णा को डेटाबेस स्कूल से, ये डेटाबेस का नेम है, इस डेटाबेस से ये टेबल पर्सनल अगेन टेबल का नेम है, ये परमानेंटली रिमूव करनी है। तो परमानेंटली रिमूव करने का मतलब है टेबल को डिलीट करना है परमानेंटली, ठीक है। यहाँ पर कौन सी कमांड लिखी जाएगी? तो देखिए सबसे पहले जब आपको किसी भी डेटाबेस से कोई टेबल रिमूव करनी है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले स्पेसिफाई करना होगा कि आप कौन से डेटाबेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमें ये स्पेसिफाई करना होता है कि कौन सा डेटाबेस यूज करना है तो उसके लिए हम यूज कमांड लिखेंगे। यहाँ पर लिखना है यूज कीवर्ड, ये हर बार लिखा जाएगा जब भी आप ये कमांड यूज कर रहे हैं।
फिर यहाँ पर लिखा जाएगा डेटाबेस का नेम, ठीक है। यूज स्कूल, तो स्कूल की जगह कोई भी जो डेटाबेस का नेम गिवन है वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पर स्कूल गिवन है तो हमने स्कूल लिखा है, ठीक है। फिर सेमीकोलन लगाना है। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें हमने बताया है कि हमें ये डेटाबेस यूज करना है, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या बताना है कि हमें इस डेटाबेस में से कौन सी टेबल रिमूव करनी है, पर्सनल टेबल, ठीक है। तो देखिए जब भी कोई टेबल डिलीट करनी होती है परमानेंटली तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, ड्रॉप टेबल कमांड, ठीक है। सो ड्रॉप टेबल ये इस तरह से मेंशन करेंगे और फिर टेबल का नेम मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर सेमीकोलन लगाएंगे। यहाँ पर टेबल का नेम था पर्सनल, इसलिए हमने पर्सनल लिखा है। अगर कोई और नेम होगा तो कोई और नेम लिखेंगे, ठीक है। फिर सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। Then next question, Miss Prabha has mistakenly entered Amit instead of Amita in name field of table teacher. So एक टेबल है टीचर जिसके नेम फील्ड में, अच्छा फील्ड क्या होता है, फील्ड मतलब कॉलम, ठीक है। तो जब हम एक कॉलम की बात कर रहे हैं तो हम उसे फील्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक फील्ड में मतलब एक कॉलम में हमने अमिता की जगह गलती से अमित भर दिया है, बट ये अमित वैल्यू गलत है, हमें अमिता भरना है, ठीक है। सो हमें यहाँ पर करेक्ट सीक्वल कमांड लिखनी है ये चेंज करने के लिए, ठीक है। सो ये चेंज कैसे किया जाएगा, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि हम किस चीज में चेंज कर रहे हैं। दो चीजें होती हैं, एक होता है स्ट्रक्चर और एक होता है डेटा, ठीक है। हमें डेटा में चेंज करना है या हमें स्ट्रक्चर में चेंज करना है, हमें डेटा में चेंज करना है, राइट। यहाँ पर ये वैल्यूज की बात हो रही है। सो हमें यहाँ पर क्योंकि डेटा में चेंज करना है तो हम यूज करेंगे डीएमएल कमांड। कौन सी डीएमएल कमांड, अपडेट कमांड, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप एक बार वन शॉट वीडियो देखें, वो चीजें आपको वहीं से क्लियर होंगी कि हमने कौन सी कमांड क्यों यूज की है, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ कोडिंग सीख सकते हैं कि उसे किस तरह से लिखना है, बट अल्टीमेटली अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमें यूज करनी है अपडेट कमांड। सो अपडेट कमांड कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे अपडेट कीवर्ड, उसके बाद टेबल का नेम लिखेंगे। तो टेबल का नेम हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन में टेबल का नेम गिवन है या फिर कोई भी और डिटेल गिवन है और आप यहाँ पर दूसरी डिटेल मेंशन कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको वही डिटेल लिखनी है जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सो अपडेट टीचर मतलब यहाँ पर टेबल का नेम लिखना है। फिर हमें यहाँ पर बताना है कि हमें एग्जैक्टली क्या चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बता रहे हैं कि हमें क्या चेंज करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे सेट कीवर्ड। सेट का मतलब है कि आप ये चेंज करें, ठीक है। इसके बाद हमें किस चीज को चेंज करना है, कौन से कॉलम को चेंज करना है, हमें नेम को चेंज करना है। उसकी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे इक्वल, ये सिंबल यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद डबल कोट्स में ये वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी टेक्स्ट वैल्यू होती है तो उसके लिए डबल या सिंगल कोट्स प्रोवाइड करना नेसेसरी है। अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये तो हमने सिर्फ ये बताया कि आपको क्या चेंज करना है, बट कहाँ पर करना है ये अभी नहीं बताया। तो कहाँ पर करेंगे ये हम बताएंगे कंडीशन की हेल्प से। एंड कंडीशन के लिए क्या यूज करते हैं, वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज में हमने कंडीशन बताई है। यहाँ पर सबसे पहले नेम इज इक्वल टू अमित। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर नेम अमित होना चाहिए, ठीक है। मतलब जहां पर नेम अमित है वहां पर हमें ये नेम रखना है, ये नेम अपडेट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमारी कमांड कंप्लीट हो गई है तो हमने लगा दिया है सेमीकोलन, ठीक है। नाउ प्रोसीडिंग टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरर्स। अब यहाँ पर हम एरर एंड करेक्शन के बेसिस पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। आपसे क्वेश्चन में सिर्फ करेक्शन पूछा गया है या फिर करेक्शन के साथ एरर भी पूछा गया है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे ये सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द टेबल टीचर, यहाँ पर हमें टेबल का नेम बताया गया है। रिया डजंट वांट रिपीटेड वैल्यूज इन कॉलम मार्क्स। फिर हमें यहाँ पर कॉलम का नेम भी बताया गया है और एक और चीज बताई गई है कि यहाँ पर हमें रिपीटेड वैल्यूज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें करेक्ट कमांड लिखनी है। ये कमांड ऑलरेडी लिखी हुई है बट हमें इसकी जगह करेक्ट कमांड लिखनी है, ये जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन स्पेसिफाई की है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी हमें रिपीटेड वैल्यूज की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज चाहिए, तब हम यूज करते हैं डिस्टिंक्ट
क्लॉज, ठीक है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड, ठीक है। सो ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड कहाँ पर यूज करेंगे, जब आप ये कॉलम नेम मेंशन करते हैं सेलेक्ट के बाद, उसी के पहले आप मेंशन करते हैं ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर हमने लिखा सेलेक्ट कीवर्ड, इसके बाद हमने डायरेक्टली कॉलम का नेम नहीं लिखा, कॉलम के नेम लिखने से पहले ही आपको लिखना है डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या है कि हमें मार्क्स कॉलम की सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए, ठीक है, फ्रॉम टीचर, ठीक है। सो इसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। तो क्योंकि क्वेश्चन में हमसे सिर्फ करेक्ट कमांड पूछी गई थी, ये नहीं कहा गया है कि हमें इसमें एरर आइडेंटिफाई करना है, इसलिए हमने यहाँ पर एरर नहीं लिखा है, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम मेंशन करेंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, कुछ स्टूडेंट्स इस बात पर भी कंफ्यूज होते हैं कि ये जैसे एक लाइन में लिखा हुआ है और अगर हम यहाँ पर फ्रॉम टीचर नेक्स्ट लाइन में लिख दें तो क्या वो सेम चीज है? हाँ, वो सेम चीज है, ठीक है। आपको इस बारे में कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसको सेम लाइन में भी कंटिन्यू रख सकते हैं और आप इसको नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहले आप ये बताइए, यहाँ पर हमें सिर्फ एरर बताना है या फिर सिर्फ करेक्ट कमांड बतानी है? तो देखिए, जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमें सिर्फ करेक्ट MySQL कमांड बतानी है। हाउएवर यहाँ पर ये कीवर्ड मेंशन्ड है एरर, बट उसने ये नहीं कहा है कि आपको एरर आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया है कि आपको करेक्ट MySQL कमांड बतानी है, ठीक है। तो आपको जितना कहा गया है आप उतना ही करें। अगर आप यहाँ पर एरर भी आइडेंटिफाई कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, आपने तो एक्स्ट्रा किया है तो मार्क्स कट नहीं होंगे, बट उसका कोई फायदा भी नहीं है, आप अपना टाइम लूज क्यों करें, ठीक है। इसलिए यहाँ पर उतना ही करना है जितना पूछा गया है, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें दो पार्ट्स गिवन है। सबसे पहले पार्ट ए, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट डिलीट मार्क्स। अब देखिए इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में प्रॉब्लम क्या है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम शुरू से शुरू करते हैं, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। तो क्या इसमें कोई एरर है, हम सबसे पहले ये देखेंगे। ऑल्टर टेबल सही लिखा हुआ है, स्टूडेंट मतलब टेबल का नेम होगा। सो इतना पार्ट तो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम दूसरे पार्ट पर चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या कहता है, डिलीट मार्क्स। अब आप ये चीज देखेंगे कि डिलीट हम कब यूज करते हैं। डिलीट हम तब यूज करते हैं जब हमें जो टपल्स हैं वो डिलीट करने हैं, जब हमें रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं, ठीक है। तो डिलीट के बाद हम मेंशन करते हैं डिलीट फ्रॉम और फिर टेबल नेम, ठीक है। कभी भी हम डिलीट को कॉलम डिलीट करने के लिए यूज नहीं करते हैं, बट यहाँ पर ये एक कॉलम का नेम है और इसके पहले लिखा हुआ है डिलीट। तो कॉलम को डिलीट करने के लिए डिलीट यूज नहीं किया जाता है, कॉलम को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं ड्रॉप, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एक चीज होती है स्ट्रक्चर और एक चीज होता है डेटा, ठीक है। अगर आपको डेटा को डिलीट करना है तो आप डिलीट यूज करते हैं, बट अगर आपको स्ट्रक्चर को डिलीट करना है, एंड कॉलम इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर आपको कॉलम को डिलीट करना है तो आप यूज करते हैं ड्रॉप, ठीक है, क्योंकि वो DDL कमांड है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें डिलीट यूज नहीं करना है, हमें यूज करना है ड्रॉप, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मिस्टेक समझ में आ गई है, एंड क्योंकि हमें एरर आइडेंटिफाई नहीं करना है, डायरेक्टली करेक्ट कमांड लिखनी है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप मार्क्स, ठीक है, फिर सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज इक्वल टू दिस। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगेन आपको क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक करना है। अगर आप पूरी स्टेटमेंट को एक साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट स्टार, फिर फ्रॉम एम्प्लॉय, फिर वेयर नेम, मतलब वेयर के बाद जो भी कंडीशन है, ठीक है, ये एक पार्ट। तो अभी सबसे पहले पहला पार्ट सेलेक्ट स्टार, क्या यहाँ पर कोई मिस्टेक है? नहीं, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉय, इसमें कोई मिस्टेक है? इसमें भी मिस्टेक नहीं है। फ्रॉम के बाद टेबल का नेम लिखा है, ये भी सही है। इसके बाद अब यहाँ पर वेयर क्लॉज के बाद कंडीशन गिवन है। अब क्योंकि अभी तक तो एरर था नहीं, तो पॉसिबिलिटी तो यही है कि यहीं पर एरर होना चाहिए, तो वेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरर होगा यहाँ कहीं। तो यहाँ कहीं क्या एरर है, अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमें कोट्स में वैल्यू गिवन है, हम इस वैल्यू को देखेंगे। ये वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है, यहाँ पर लिखा है परसेंट सिंबल लगा हुआ है एस के पहले और एस के बाद, ठीक है। इसका क्या मतलब है, तो हमने जब चैप्टर को पढ़ा था तब हमने दो वाइल्ड कैरेक्टर्स पढ़े थे, अंडरस्कोर और
परसेंट कैरेक्टर, राइट, परसेंटेज सिंबल। सो ये हम कब यूज करते हैं, अंडरस्कोर हम तब यूज करते हैं जब हमें सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को डिनोट करना है। और ये परसेंट सिंबल कब यूज करते हैं, परसेंटेज का सिंबल, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें बताना है कि 0 या उससे ज्यादा कैरेक्टर्स हो सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, 0 या उससे ज्यादा, ठीक है। सो यहाँ पर अल्टीमेटली हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि नेम होना चाहिए इस तरह से कि उसमें एस के पहले हो भी सकते हैं लेटर्स और नहीं भी, और एस के बाद भी लेटर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, हमने यहाँ पर नेम का पैटर्न स्पेसिफाई किया है। हमने एग्जैक्टली नेम नहीं बताया, हमने यहाँ पर अमित, अमिता, मतलब कोई स्पेसिफिक नेम नहीं लिखा, हमने यहाँ पर पैटर्न बताया है कि किस तरह का पैटर्न होगा, ठीक है। तो जब भी आप पैटर्न बताते हैं, ये कैरेक्टर्स यूज करते हैं पैटर्न बताने के लिए, तो तब हम उसके साथ यूज करते हैं लाइक कीवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वल टू का सिंबल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा लाइक कीवर्ड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी इस तरह का पैटर्न मैचिंग होगा तो पैटर्न मैचिंग के साथ हम यूज करते हैं लाइक कीवर्ड, ठीक है। सो यहाँ पर अल्टीमेटली हमें प्रॉब्लम पता चल गई है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक, और फिर क्योंकि ये सिंगल कोट्स में था, बट ये वैल्यू क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, इसलिए हमने ये डबल कोट्स में लिख दिया है। हाउएवर सिंगल कोट्स भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सीक्वल के केस में आप सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं और डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट कोट्स यूज करना नेसेसरी है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। Then proceeding to next question, Ranjana has written the following query, but it is giving an error. Rectify the error and rewrite the query. So यहाँ पर अब क्वेश्चन को पहले समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रंजना ने एक क्वेरी लिखी है बट वो एक एरर दे रही है, फिर हमें यहाँ बताया गया है कि इस एरर को रेक्टिफाई करना है, ठीक है। तो देखिए ये डिफरेंस होता है, अभी तक जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसमें सिर्फ ये बताया गया था कि इसमें एरर है, बट ये नहीं कहा गया था कि इसे रेक्टिफाई करें, इसे करेक्ट करें, राइट। करेक्ट करने को तो कहा गया था, रेक्टिफाई करने को नहीं कहा गया था, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एरर रेक्टिफाई मीन्स आइडेंटिफाई करना है। सो उसके लिए हम यहाँ पर सेपरेटली लिखेंगे एरर, ठीक है। एंड फिर रीराइट द क्वेरी, हमें क्वेरी भी दोबारा से लिखनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्वेरी गिवन है, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जहां पर एरर भी पूछा गया है और करेक्शन भी पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे एरर, ठीक है। फिर ये जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिखी है, ये वो स्टेटमेंट है जिसमें हम हाईलाइट करेंगे कि आपके पास एरर क्या है, ठीक है। यहाँ पर एरर है सॉर्ट बाय, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको अंडरलाइन किया है। एंड सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इसको रेड कलर से इंडिकेट किया है, बट एज सच एग्जाम में आप इसको रेड कलर नहीं कर पाएंगे, तो आपको सिर्फ अंडरलाइन करना है, ठीक है। इसके बाद आपको लाइन लीव करनी है और यहाँ पर लिखना है करेक्शन, मींस यहाँ पर क्या करेक्शन होगा, फिर आप नेक्स्ट लाइन में बिल्कुल जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो हमें गिवन है, अगेन हम उस पर वही सेम चीज़ अप्लाई करेंगे जो अभी तक हम कर रहे हैं, हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट सेलेक्ट स्टार, फिर दूसरा पार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, फिर तीसरा पार्ट सॉर्ट बाय प्राइस, ठीक है। ये हमारे 3 पार्ट्स हो गए। अब सेलेक्ट स्टार यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद फ्रॉम प्रोडक्ट, फ्रॉम के बाद टेबल का नेम गिवन है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद अब यहाँ पर लिखा हुआ है सॉर्ट बाय प्राइस, तो ये सॉर्ट बाय प्राइस में प्राइस तो ऑफ कोर्सली कॉलम का नेम होगा, बट ये सॉर्ट बाय क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि यहाँ पर सॉर्टिंग करनी है, राइट। बट हम जानते हैं कि सॉर्टिंग के लिए कौन सा क्लॉज यूज किया जाता है, ऑर्डर बाय, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सॉर्ट बाय, तो यहाँ पर ये सॉर्ट बाय मिस्टेक है, ठीक है, ये एरर है। तो सबसे पहले हमने हाईलाइट किया है कि ये एरर है, इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा ऑर्डर बाय, ठीक है। तो इसलिए जब हमें एरर लिखना है तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है, और फिर जब हमें करेक्शन करना है तो हमने ये यहाँ पर करेक्ट करके लिखा है ऑर्डर बाय प्राइस, ठीक है। तो जब भी आपको सॉर्टिंग करनी होती है तो आपको यूज करना होता है ऑर्डर बाय क्लॉज, ठीक है। तो कई बार आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा जहां पर आपको लगेगा कि हो सकता है कि कोई मिस्टेक नहीं है,
हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ये सॉर्ट को मिस्टेक ही ना समझे, वो भूल जाएं कि सॉर्टिंग के लिए हम ऑर्डर बाय यूज करते हैं, बट यहीं पर ये ट्रिक है, ये आपको याद रखना है कि सॉर्टिंग के लिए सॉर्ट यूज नहीं होता है, सॉर्टिंग के लिए यूज होता है ऑर्डर बाय, ठीक है। Then next question, रीना wants to display the details of employee। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या डिस्प्ले करना है, the details of employee। इसका मतलब है सभी डिटेल्स, क्योंकि एक स्पेसिफिक डिटेल यहाँ पर मेंशन नहीं है, सभी डिटेल्स यहाँ पर डिस्प्ले करनी है, जिसके लिए एस्टेरिस्क सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। Whose name starts from S, S से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमें एरर्स फाइंड करने हैं एंड स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। तो इसके लिए सबसे सिंपल वे है कि आप खुद ही इस स्टेटमेंट की हेल्प से कमांड लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें टेबल का नेम भी गिवन है एंड फिर हमें क्या पैटर्न मैच करना है वो भी गिवन है, तो आप यहाँ पर करेक्ट कमांड खुद से लिख सकते हैं एंड फिर उस करेक्ट कमांड को लिखने के बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस तरह से डिफरेंट है, या फिर आपको जो स्टेटमेंट गिवन है आप इसी को देखें, आप इसी में से आइडेंटिफाई करें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, फिर यहाँ पर वेयर के बाद कंडीशन गिवन है। अब देखिए सेलेक्ट स्टार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रॉम एम्प्लॉय में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेयर के बाद नेम लाइक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम है इस पैटर्न में। मैंने आपको बताया था कि पैटर्न के लिए हम यूज करते हैं लाइक कीवर्ड, और लाइक कीवर्ड के साथ हमें यूज करना है या तो परसेंट कैरेक्टर या फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर, ठीक है। परसेंट कब यूज करेंगे, जब हमें ये बताना है कि 0 या उससे ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, और अंडरस्कोर कब यूज करेंगे, सिंगल कैरेक्टर के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया गया है नेम स्टार्ट्स फ्रॉम एस, मतलब शुरू में तो एस होना चाहिए, बट उसके बाद में कितने कैरेक्टर्स हैं ये हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि 0 या उससे ज्यादा कैरेक्टर्स हो सकते हैं, सो इसलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे एस के बाद परसेंट कैरेक्टर, ठीक है। एंड क्योंकि ये वैल्यू एक पैटर्न है, इसलिए यहाँ पर लगाए जाएंगे कोट्स, ठीक है। सिंगल कोट्स भी लगा सकते हैं, डबल कोट्स भी लगा सकते हैं, बट कोट्स लगाने नेसेसरी हैं, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम यहाँ पर थी, और ये आप यहाँ पर सबसे पहले बताएंगे कि इसमें एरर है, और फिर करेक्शन में आप इसे करेक्ट करके लिखेंगे, ठीक है। फिर सेमीकोलन के साथ एंड करेंगे, ओके। Then next question, Sana has given the following query but she is unable to execute it successfully। यहाँ पर सना ने ये क्वेरी दी है बट ये सक्सेसफुली रन नहीं हो पा रही है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ एरर है। तो हमें यहाँ पर करेक्ट क्वेरी लिखनी है आफ्टर रेक्टिफाइंग द एरर, पहले एरर आइडेंटिफाई करना है और फिर क्वेरी लिखनी है करेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन में वही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्ट्स। सबसे पहले ये पार्ट है फर्स्ट, फिर ये सेकेंड पार्ट यहाँ तक, और फिर ये थर्ड पार्ट, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया है कि किस तरह से पार्ट्स डिवाइड करने हैं, ठीक है। सबसे पहला सेलेक्ट वाला पार्ट है, फिर फ्रॉम वाला पार्ट है, और फिर वेयर वाला, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स, तो यहाँ पर सेलेक्ट के बाद हमने लिखा है कॉलम के नेम्स जो हमें डिस्प्ले करने हैं, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा है फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। अब देखिए जब भी हम ये फ्रॉम कीवर्ड लिखते हैं, इसके बाद हमें सिर्फ टेबल का नेम स्पेसिफाई करना है, ये टेबल कीवर्ड लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, सबसे पहली ये मिस्टेक है, ठीक है। फिर इसके बाद अब आप यहीं पर नहीं रुक जाएंगे, आप सोचें कि बाकी सब तो करेक्ट ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, आपको चेक करना है। सो यहाँ पर वेयर के बाद कंडीशन गिवन होगी। सो कंडीशन क्या गिवन है, नेम इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर ये क्या है, ये एक पैटर्न है, एंड अभी हमने सीखा है कि पैटर्न को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, लाइक कीवर्ड से, ठीक है। सो यहाँ पर लाइक कीवर्ड आना चाहिए इक्वल टू सिंबल की जगह। एंड साथ ही यहाँ पर एक और मिस्टेक है, हमने इस स्टेटमेंट को सेमीकोलन के साथ एंड नहीं किया है, ठीक है, ये भी यहाँ पर नेसेसरी है। तो यहाँ पर ये 3 एरर्स हमें मिले हैं, तो सबसे पहला आपको इसको अंडरलाइन करना है, ये जितने एरर्स हैं, और फिर करेक्शन में आपको इन सभी को करेक्ट करके लिखना है, ओके। नाउ लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेबल। अब हम ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जहां पर ऑलरेडी हमें एक टेबल गिवन होगी एंड उसके बेसिस पर हमें क्वेश्चंस का आंसर करना होगा।
देन प्रोसीडिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल टीचर। देखिए जब आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तभी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हमें सबसे पहली इन्फॉर्मेशन मिली है, टेबल का नेम है टीचर, ठीक है। कई बार आपको इस तरह से सेपरेटली नेम नहीं गिवन होता है, कई बार क्वेश्चन में ही लिखा होता है, इसलिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ये टेबल देखते हैं क्या गिवन है एंड फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले हमें टेबल का नेम गिवन है, देन ये टेबल गिवन है। अब इसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं हम पहले ही इनको एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। सो सबसे पहला है TID। TID का मतलब क्या हो सकता है टीचर टेबल में, ये हमें खुद ही एज्यूम करना है। TID का मतलब हो सकता है टीचर ID, ठीक है। फिर T नेम का मतलब टीचर्स नेम। देन DOA, हो सकता है कि आपको DOA ना समझ में आए, इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। बट अगर इनकेस यहाँ पर नहीं भी गिवन होता तो वो आप एज्यूम कर सकते थे कि अगर यहाँ पर किसी डेट की बात हो रही है तो यहाँ पर एक ही डेट गिवन है, दैट इज DOA, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डेप्ट गिवन है, डेप्ट इंडिकेट्स डिपार्टमेंट, एंड फिर पे गिवन है, ठीक है। सो ये सभी कॉलम्स हमें यहाँ पर गिवन है। अब सबसे पहले आगे प्रोसीड करने से पहले आप यहाँ पर एक बार खुद से ही, भले ही वो क्वेश्चन में पूछा हुआ है या फिर नहीं पूछा हुआ है, आप खुद से देख लेंगे कि यहाँ पर क्या कोई प्राइमरी की है। अगर है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लें। सो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, T नेम, DOA, डिपार्टमेंट, पे, इनमें से कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जिसमें रिपीटेड वैल्यूज ना हो। मींस यहाँ पर रिपीटेड वैल्यूज हो सकती है, मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर गिवन है कि नहीं है, बट हो तो सकती है ना। किसी भी टीचर का नेम भी सेम हो सकता है, DOA भी सेम हो सकता है, देन डिपार्टमेंट भी सेम हो सकता है, एंड पे भी सेम हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में हमें एक ऐसा कॉलम चाहिए जो ना ही उसमें नल वैल्यूज आए एंड ना ही वो डुप्लीकेट हो, ठीक है। सो यहाँ पर अल्टीमेटली हमें पता चला है कि ये जो TID कॉलम है ये एक ऐसी वैल्यू है जो रिपीट नहीं होगी किसी भी टीचर के लिए एंड यूनिक होगी, ठीक है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि TID प्राइमरी की है, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए इतना टाइम लगा इस चीज़ को समझने में, बट जैसे जैसे हम क्वेश्चंस आगे प्रैक्टिस करेंगे आपको टेबल देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर प्राइमरी की क्या हो सकती है, ठीक है। सो ये कहीं पर मेंशन नहीं करना है क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है कि प्राइमरी की कौन सी है, बट अगर पूछ लिया जाए या फिर उसकी कहीं रिक्वायरमेंट हो तो इसलिए हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है। अब प्रोसीड करते हैं क्वेश्चंस पर। सबसे पहला क्वेश्चन, राइट द स्टेटमेंट्स to display the number of teachers and the corresponding department name in each department। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे एंड फिर उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो डिस्प्ले, मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी डिस्प्ले लिखा है उसका मतलब क्या है, हमें यूज करना है सेलेक्ट क्लॉज। देन सेलेक्ट क्लॉज लिखने के बाद यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा उसके लिए हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ टीचर्स। अब देखिए जहाँ पर भी नंबर की बात होती है मींस हमें किसी भी चीज़ को काउंट करना है। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि आपकी क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो आप उनको काउंट करेंगे, राइट। इसी तरह से अगर आपसे क्वेश्चन में नंबर किसी भी चीज़ का पूछा गया है इसका मतलब आपको वहां पर कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है, एग्रीगेट फंक्शन काउंट, ठीक है। सो यहाँ पर ये काउंट फंक्शन यूज करेंगे। अब क्योंकि काउंट फंक्शन हमने यूज किया है तो हमें बताना होगा कि हमें किस चीज को काउंट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है हमें T नेम काउंट करना है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ T नेम ही लिखें। आप यहाँ पर एस्टेरिस्क सिंबल मीन स्टार सिंबल भी यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए स्टार का मतलब क्या होगा कि हमें हर एक रिकॉर्ड को काउंट करना है, ठीक है। सो हर एक रिकॉर्ड को मतलब ये पूरा रिकॉर्ड हमें काउंट करना है। और अगर हमने सिर्फ T नेम का है तो हम सिर्फ T नेम को काउंट करेंगे। बट यहाँ पर बात तो एक ही है, आप कुछ भी लिख लें, या तो T नेम लिख लें या फिर आप स्टार लिख लें, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आप स्टार भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। एंड द करेस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट नेम। अब यहाँ पर हमें ये तो पता चला ही कि हमें इनका नंबर डिस्प्ले करना है और साथ में एक और चीज डिस्प्ले करनी है, वो है उनका डिपार्टमेंट नेम। तो इसलिए डिपार्टमेंट नेम को कौन सा कॉलम इंडिकेट कर रहा है, डेप्ट। सो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमा डेप्ट, ठीक है। मतलब हमें एक तो काउंटिंग डिस्प्ले करनी है यूजिंग द काउंट एग्रीगेट फंक्शन और फिर डिपार्टमेंट का नेम यूजिंग द डेप्ट कॉलम, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम बताते हैं कि ये डेटा हम कौन सी टेबल से ले रहे हैं। सो फ्रॉम के बाद हमें टेबल का नेम लिखना है। टेबल का नेम ऑलरेडी हमें गिवन है टीचर, वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब एक और चीज,
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इन ईच डिपार्टमेंट। ये जो कीवर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स इसी कीवर्ड को मिस कर देते हैं एंड फिर जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है। क्यों गलत हो जाती है? क्योंकि आप भूल जाते हैं कि अगर ईच डिपार्टमेंट कहा गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें ग्रुपिंग करनी है। ऐसा कैसे पता चल गया कि ग्रुपिंग करनी है? यहाँ पर देखिए एग्रीगेट फंक्शन यूज हुआ है, राइट? अब आप खुद ही सोचिए कि अगर जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर के लिए हमें दो एंट्रीज दिख रही हैं, राइट? कंप्यूटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। बट हम क्या चाहते हैं कि हमें एक ही साथ पता चल जाए कि कंप्यूटर में कितने टीचर्स हैं। तो वो सेपरेटली क्यों दिखाएगा कि कंप्यूटर में दो टीचर्स हैं, मतलब अलग अलग दो टीचर्स क्यों दिखाएगा? वो एक ही जगह दिखा दे कि कंप्यूटर में दो टीचर्स हैं, राइट? सो इस चीज को हमें ग्रुप करना है, इसलिए हमने लिखा है इन ईच डिपार्टमेंट, ठीक है। सो ये वर्ड कीवर्ड जो लिखा है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर हमें क्या अप्लाई करना है, ग्रुप बाय क्लॉज, ठीक है। तो ग्रुप बाय क्लॉज अप्लाई करेंगे, ग्रुप बाय लिखेंगे, और इसके बाद किस चीज के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करनी है वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पर जो ईच कीवर्ड के बाद लिखा है, ईच के बाद क्या लिखा है, डिपार्टमेंट, मतलब हमें डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट को कौन सा कॉलम इंडिकेट कर रहा है, डेप्थ, ठीक है। तो हम लिखेंगे ग्रुप बाय डेप्थ, ठीक है, फिर सेमीकोलन लगाएंगे, ओके। देन प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन के सब पार्ट्स है, तो ए पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बी पार्ट है, टू डिस्प्ले द मिनिमम पे ऑफ टीचर्स हुज डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इज इन द ईयर 2000। सो अब यहाँ पर अगेन हमें क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। सबसे पहले टू डिस्प्ले, तो डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सेलेक्ट क्लॉज यूज करते हैं। इसके बाद द मिनिमम पे ऑफ टीचर्स, अब ये मिनिमम पे जो बोल रहा है इसका मतलब क्या है, हमें पे कॉलम को तो यूज करना है, डिस्प्ले करना है, बट कौन सा, जो मिनिमम वैल्यू है। तो मिनिमम के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम एक एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं मिन, ठीक है। ये इंडिकेट करता है कि हमें इस पर्टिकुलर कॉलम से मिनिमम वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर आप मिन कीवर्ड लिखने के बाद ब्रैकेट्स में उस कॉलम का नेम लिखेंगे जिसकी आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, ओके। अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, ऑफ टीचर्स, सो ऑफ कोर्स ये टीचर टेबल की बात हो रही है। हुज डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इज इन द ईयर 2000, मतलब यहाँ पर हमें एक कंडीशन भी बताई गई है, ठीक है। तो अब कंडीशन कहाँ पर लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं वेयर क्लॉज में। तो अभी वेयर क्लॉज तो बाद में लिखा जाएगा, उससे पहले क्या लिखा जाएगा कि हमें ये कॉलम कहाँ से लेना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे फ्रॉम, और फिर यहाँ पर टेबल का नेम, ठीक है, टीचर। फिर अब क्योंकि कंडीशन हमें गिवन है तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेंशन करेंगे वेयर। वेयर एक क्लॉज है जो हम यूज करते हैं कंडीशन बताने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमें कंडीशन क्या बतानी है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ईयर 2000 में होना चाहिए। तो देखिए अब ईयर 2000 में होने के लिए क्या कंडीशन है, अब आप पहले यहाँ पर जो डेटा गिवन है आप उसको देखें, ठीक है। सो जब आप यहाँ पर ये डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे अगर हम सिर्फ ईयर पर फोकस करते हैं तो ईयर हमारे पास 2010 सिर्फ एक ही जगह गिवन है, राइट। बट यहाँ पर हम किस बेसिस पर ये कंडीशन मेंशन करेंगे उसके लिए हमें क्या नोटिस करना होगा, उसके लिए हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर डेटा टाइप कौन सा यूज हुआ है। तो देखिए यहाँ पर डेटा टाइप यूज हुआ है डेट, ठीक है। अगर यहाँ पर डायरेक्टली कोई नंबर होता, मीन्स यहाँ पर ये डेट के फॉर्मेट में नहीं लिखा होता, यहाँ पर सिंपली लिखा होता 2014, 2010, अगर सिर्फ ये वैल्यूज लिखी होती तो हम डायरेक्टली यहाँ पर कंडीशन क्या देते, DOA इज इक्वल टू 2010। बट क्योंकि यहाँ पर ये डेट फॉर्मेट में गिवन है इसलिए हम उसे डायरेक्टली इज इक्वल टू करके नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो कैसे देंगे, तो हम यहाँ पर बताएंगे। अब देखिए आपको एक लॉजिक लगाना है, यहाँ पर कॉमन सा लॉजिक है। अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी ईयर की स्पेसिफिक बात की जाए तो आप उस ईयर को कहाँ से शुरू करते हैं, 1 जैन से, राइट, 1 जनवरी, और एंड कहाँ पर करते हैं, 31 दिसंबर, राइट। सो किसी भी ईयर की स्टार्टिंग और एंड डेट के बीच में अगर कोई भी डेट आ रही है तो वो उस ईयर की डेट है, राइट। तो यही चीज हम यहाँ पर मेंशन करेंगे एज अ कंडीशन। सो यहाँ पर हमने कैसे मेंशन किया है, DOA बिटवीन, मतलब
ये जो हम वैल्यूज देने वाले हैं इनके बीच में होगी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहली डेट कौन सी है, हम जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है ईयर, 1 जनवरी से, तो हमने यहाँ पर 1 जनवरी की डेट लिखी है। और फिर लास्ट में जो एंड डेट होगी वो लिखेंगे एंड कीवर्ड के बाद, तो एंड डेट क्या होती है 31 दिसंबर। तो अल्टीमेटली हमने यहाँ पर क्या बताया है कि यहाँ पर हम कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि ऐसी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होनी चाहिए जो 1 जनवरी 2010 से लेके 31 दिसंबर 2010 के बीच में हो, ठीक है। सो अगर इन दोनों के मतलब इन दोनों डेट्स के बीच में अगर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है तो ऑफकोर्सली वो 2010 में ही है, तो ये कंडीशन हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर है। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि हमने ये कौन सा क्लॉज यूज़ किया है, तो ये हमने यूज़ किया है बिटवीन कीवर्ड। बिटवीन कीवर्ड को हम जहाँ भी यूज़ करते हैं तो उसमें हम दो वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, एक स्टार्टिंग वैल्यू और एक एंडिंग वैल्यू, ठीक है। और इन दोनों वैल्यूज के बीच में हम एंड कीवर्ड भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और बिटवीन में ये दोनों इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। Then next question, Rajni is assigned the task to maintain the SQL database for Power Stock Limited. She has created a table named stock data with the following structure. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर टेबल का नेम पता चला है stock data, फिर यहाँ पर हमें टेबल का स्ट्रक्चर गिवन है। स्ट्रक्चर मतलब हमें यहाँ पर कॉलम नेम, देन डेटा टाइप एंड देन कांस्टेंट, ये सभी चीजें गिवन है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, ये है एक्चुअल टेबल जिसमें वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें समझना है कि सबसे पहले पूछा क्या गया है। सो उससे पहले हम एक बार टेबल को एनालाइज कर लेते हैं। सो टेबल में 4 कॉलम्स है, स्टॉक आईडी, सिंबल, वैल्यू, टाइप, ठीक है। एंड यहाँ पर प्राइमरी की है स्टॉक आईडी, ठीक है। सो चलिए अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। The company wants the attribute value for the table to store values as real numbers with a precision up to 4 decimal places. सबसे पहले यहाँ पर attribute value की बात की गई है, तो ये attribute value क्या है, हमने पढ़ा है चैप्टर जब हमने डिस्कस किया था, तब हमने ये डिस्कस किया था एट्रीब्यूट का मतलब होता है कॉलम। सो हम यहाँ पर वैल्यू कॉलम की बात कर रहे हैं। हमें यहाँ पर कैसी वैल्यू स्टोर करनी है, ऐसी वैल्यू स्टोर करनी है जो रियल नंबर हो विद अ प्रिसीजन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। सो हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमें डेसिमल वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, राइट। एंड यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट मतलब जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें क्या डेटा टाइप है, उसमें डेटा टाइप है इंटीजर, जिसमें जो साइज है वो है 5, ठीक है। सो यहाँ पर आपको चेंज करना है डेटा टाइप, ठीक है। सो हमें यहाँ पर कहीं भी ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि आपको इस कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, बट ये अंडरस्टूड है कि अगर वो कॉलम ऑलरेडी क्रिएटेड है एंड हमें उसका डेटा टाइप चेंज गिवन है कि हमें ये चेंज करना है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि हमें क्या चेंज करना है, हमें कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या कमांड लिखी जाएगी, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमें चेंज करना कहाँ पर है, स्ट्रक्चर में या वैल्यू में। वैल्यू मतलब यहाँ पर कॉलम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है डेटा वैल्यू की, ठीक है। सो क्या हमें डेटा वैल्यू में चेंज करना है या फिर हमें स्ट्रक्चर में चेंज करना है, तो क्योंकि हमें डेटा टाइप को चेंज करना है तो डेटा टाइप को चेंज करने का मतलब होता है स्ट्रक्चर में चेंज करना, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो सबसे पहले कौन सी कमांड यूज की जाएगी, DDL। DDL कमांड्स में कौन सी कमांड, ऑल्टर टेबल कमांड, क्योंकि सबसे पहले हम टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, इसके बाद टेबल का नेम लिखेंगे। अब हमें क्या चेंज करना है या फिर जो स्ट्रक्चर है स्पेसिफिकली उसमें क्या चेंज है, हमें कोई कॉलम ऐड करना है, रिमूव करना है या फिर किसी कॉलम की डेफिनेशन चेंज करनी है, तो हमें यहाँ पर बेसिकली कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, जिसके लिए हम यूज करते हैं मॉडिफाई कॉलम कमांड, ठीक है। सो यहाँ पर किस तरह से कमांड लिखी जाएगी, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे मॉडिफाई कॉलम, ठीक है। ये आपको लिखना है और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कॉलम का नेम, तो कॉलम का नेम क्या है, वैल्यू। इसके बाद जो भी आपको डेटा टाइप चेंज करना है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो हमने डेसिमल डेटा टाइप लिखा है। सो यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी हमें गिवन है, जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी गिवन है पहले से, उसमें हमें बताया गया है कि साइज है 5, तो इसी को एज्यूम करते हुए हम ये मान के चल रहे हैं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 5। एंड क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस प्रिसीजन होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस के लिए हम 4 यूज करेंगे, ठीक है। सो आई होप ये कमांड आपको यहाँ पर क्लियर है।
Then next question, what SQL statement will she write if all the values of the value attribute in the existing table stock data are to be increased by 25%? So देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है वैल्यू एट्रीब्यूट मीन्स जो वैल्यू कॉलम है इसकी सभी वैल्यूज को 25% से इंक्रीज करना है एग्जिस्टिंग टेबल में, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट लिखनी होगी। अब सबसे पहले तो आप ये पता लगाएंगे कि यहाँ पर हमें कौन सी स्टेटमेंट यूज करनी है, कौन सी कमांड यूज करनी है, DDL या फिर DML। अब आपको चेंज कहाँ पर करना है, हमें चेंज करना है डेटा वैल्यू में, ठीक है। तो डेटा वैल्यू में चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं DML कमांड, राइट। और कौन सी DML कमांड, यहाँ पर हम यूज करेंगे अपडेट, बिकॉज हमें वहां पर जो डेटा में मैनिपुलेशन करना है वो एग्जैक्टली क्या है, हमें डेटा वैल्यू को अपडेट करना है, ठीक है, चेंज करना है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे अपडेट, उसके बाद टेबल का नेम लिखेंगे, फिर सेट कीवर्ड लिखेंगे, फिर जिस कॉलम की वैल्यू हमें चेंज करनी है वो कॉलम लिखेंगे, ठीक है, उस कॉलम का नेम। तो कॉलम का नेम है वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमें क्या वैल्यू प्रोवाइड करनी है ये हमें कैसे पता चलेगा। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ मिस्टेक्स भी करेंगे, तो इसलिए इस चीज को ध्यान से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, आप सबसे पहले यहाँ पर एक रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप ये चीज नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ पर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। हमें क्या बोला गया है, आर टू बी इंक्रीज्ड बाय 25%, मतलब अगर ओरिजिनल वैल्यू v है, ठीक है, जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि ये है एक वैल्यू, ठीक है, एंड ऐसी ही और भी वैल्यूज हैं, तो हमने इनको एक कॉमन वेरिएबल से डिनोट किया है v, ठीक है। अब v इसी में हमें इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीज करना है बाय 25%। तो किस चीज का 25% होगा, यहाँ पर 25% होगा v का, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, v प्लस 25% ऑफ v, मतलब हमें एक्चुअल वैल्यू में उसी का 25% इंक्रीज करना है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। 25% को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऑफ को हम मल्टीप्लाई से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इतनी कैलकुलेशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको डिवाइड नहीं करेंगे, आप इसको डेसिमल फॉर्मेट में मेंशन करेंगे, जैसे v प्लस 0.25v, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से लिखने का क्या फायदा होगा, यहाँ पर हम v को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। v को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 कॉमन लेंगे और यहाँ पर 0.25, ठीक है। अब इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, v मल्टीप्लाई 1.25, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो हमारे पास ये एट्रीब्यूट है वैल्यू, मींस वैल्यू कॉलम की जितनी भी वैल्यूज हैं तो सभी को हमने एक वेरिएबल से डिनोट किया v, ठीक है। ये सभी रफ कैलकुलेशन में चल रहा है, ये सभी आपको एक्चुअली शो नहीं करना है, ये मैं आपको समझा रही हूँ कि ये किस तरह से करना है सॉल्व, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि हमें 25% से इंक्रीज करना था इसलिए हमने उसमें 25% ऐड किया, ठीक है। अब 25% ऐड करने के लिए ये कैलकुलेशन हमने सॉल्व की, ठीक है। तो हमें जो फाइनल वैल्यू मिली है वो है v मल्टीप्लाई 1.25। तो v एक्चुअल में क्या है, v वैल्यू है, ठीक है। वैल्यू कॉलम की कोई भी वैल्यू उसे हम v से डिनोट कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यू कॉलम को कैसे डिनोट करेंगे, उसके नेम से, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है वैल्यू एंड हमें मल्टीप्लाई करना है 1.25 से, ठीक है। सो यहाँ पर हमने वही चीज मेंशन की है एंड उसके बाद सेमीकोलन लगाया है, ठीक है। सो यहाँ पर आप किसी भी क्वेश्चन को इतना जल्दी अटेम्प्ट नहीं करेंगे कि आप उसे गलत कर दे। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, वो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर 0.25 से कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको ध्यान से क्वेश्चन को समझना है एंड फिर उसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लॉन्ग क्वेश्चंस। अब देखिए लास्ट 2 ईयर से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जहां पर या तो आपको एक टेबल गिवन होती है या फिर कई बार आपको 2 टेबल गिवन होती है। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको इन टेबल्स के बेसिस पर आंसर करना होता है। एंड देखिए कई बार क्या होता है कि आप ना सिर्फ क्वेश्चन को बड़ा देखकर डर जाते हैं, मतलब अगर वहां पर 2 टेबल गिवन है तो वो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, ये सोचकर आप उसे लीव कर देते हैं, बट एक्चुअल में वो बहुत ईजी होता है, ठीक है।
सो यही केस यहाँ पर है, आपको 2 टेबल भले ही गिवन हो बट वो इतना इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपको सारा डेटा तो ऑलरेडी गिवन है, आपको टेबल के फॉर्मेट में डेटा ही तो प्रोवाइड किया गया है, आपको बस उससे राइट कंक्लूजन निकालना है कि यहाँ पर इस चीज के लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज होगी। एक बार आपको स्टेटमेंट का पता चल जाए फिर आप इजीली उसकी कोडिंग लिख पाएंगे। ठीक है, सो अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल एंड राइट सीक्वल स्टेटमेंट्स फॉर द गिवन टास्क। अब यहाँ पर टेबल का नेम है मेन्यू, सबसे टॉप पर गिवन है। ठीक है, हमें यहाँ पर एक ही टेबल गिवन है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये इजी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल मेन्यू। अब देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन को उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए इस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चंस जब आपको गिवन होंगे तो ऐसा नहीं है कि उसमें 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें बेसिकली 4 मार्क्स को सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा जैसे यहाँ पर किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपसे 4 पार्ट्स पूछे जाएंगे इस टेबल से रिलेटेड। ठीक है, तो सभी पार्ट्स इजी होंगे, इसलिए मैंने कहा कि कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस वो आपको देखकर लगता है बट वो होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले डिस्प्ले कीवर्ड से हमें पता चला है कि हमें सेलेक्ट क्लॉज यूज करना है। ठीक है, ऑल द रिकॉर्ड्स का मतलब है कि हमें सभी रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं, सभी कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर यूज करना होगा एस्टेरिस्क मीन स्टार सिंबल। ठीक है, ऑफ द टेबल मेन्यू, सो कौन सी टेबल से हमें डेटा लेना है, फ्रॉम मेन्यू टेबल। सो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम और फिर उसके बाद टेबल का नेम। ठीक है, फिर सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो इजी था। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट, इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑल मेन्यू आइटम्स बाय 10। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है इंक्रीज द प्राइसेस, तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं प्राइस कॉलम की, एंड प्राइस कॉलम पर क्या करना है, कुछ चेंज करना है। तो जब हमें किसी भी कॉलम की वैल्यूज में कुछ चेंज करना होता है तब हम यूज करते हैं अपडेट कमांड। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे अपडेट, उसके बाद टेबल का नेम मेन्यू। ठीक है, अब यहाँ पर कॉलम का नेम क्या है, कॉलम का नेम है प्राइस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेट प्राइस, मतलब हमें प्राइस की न्यू वैल्यू सेट करनी है। ठीक है, इसके बाद न्यू वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, यहाँ पर लिखा है इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ ऑल मेन्यू आइटम्स बाय 10, मतलब आपको सिंपली प्राइस में 10 ऐड करना है। मीन्स जो भी वैल्यू है, जैसे 40 है तो इसमें 10 ऐड कर दो, 150 है इसमें भी 10 ऐड कर दो। सो इस तरह से हमें बस 10 ऐड करना है। ठीक है, सो वही चीज हमने यहाँ पर मेंशन की है, प्राइस प्लस 10। ठीक है, इसके बाद सेमीकोलन लगाया है। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये भी कंफ्यूजन होगा कि हमने यहाँ पर वेयर क्लॉज क्यों नहीं यूज किया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ऑल मेन्यू आइटम्स, इसका मतलब है हमें यहाँ पर किसी स्पेसिफिक की चेंज नहीं करनी है, हमें सभी के लिए चेंज करना है, इसलिए हमने वेयर क्लॉज नहीं प्रोवाइड किया। ठीक है, then next question, display the description and price in the ascending order of price। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखा है डिस्प्ले, तो डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, हमें यूज करना है सेलेक्ट क्लॉज। ठीक है, फिर क्या लिखा है द डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि इन दोनों के लिए कौन कौन से कॉलम है, तो यहाँ पर हमें दिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस। तो यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे, कौन कौन से कॉलम्स हमें देखने हैं, सेलेक्ट के बाद डिस्क्रिप्शन कॉमा प्राइस। ठीक है, इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस, ये हम देखेंगे बट इससे पहले हम क्या मेंशन करते हैं, फ्रॉम और उसके बाद टेबल नेम, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम और उसके बाद टेबल नेम है मेन्यू। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस, तो यहाँ पर क्योंकि ऑर्डर की बात हो रही है तो आप ऑर्डर से भी आइडिया लगा सकते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करना है, या फिर आप रिकॉल कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जहां पर सॉर्टिंग करनी है, मींस असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो वहां पर हम यूज करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर बाय, और फिर यहाँ पर किस चीज के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है, ऑर्डर करना है, दैट इज प्राइस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइस। ठीक है, तो हमें बेसिकली प्राइस कॉलम के अकॉर्डिंग ये सॉर्टिंग करनी है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर लिखा है असेंडिंग ऑर्डर, तो आप यहाँ पर ASC कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं प्राइस के बाद, बट क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि अगर हमने वो प्रोवाइड नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर होता है वो भी असेंडिंग होता है, तो इसलिए आप उसको मेंशन नहीं भी करेंगे तो भी ठीक है, और अगर मेंशन करते भी हैं तो भी ठीक है। ठीक है, दोनों केसेस में ठीक है, तो आप यहाँ पर सेमीकोलन लगा सकते हैं। ओके,
देन द इजीएस्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल मेन्यू। यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है, स्ट्रक्चर दिखाना है, डिस्प्ले करना है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इस चीज़ पर भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि डिस्प्ले का मतलब तो सेलेक्ट होता है, मतलब हमें सेलेक्ट क्लॉज यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट क्लॉज लिख देते हैं। बट ये गलती आपको नहीं करनी है, थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे भी पढ़ लेंगे। यहाँ पर लिखा है डिस्प्ले द स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करने के लिए सेलेक्ट नहीं लिखा जाता है, स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करने के लिए लिखा जाता है DESC, जिसका मतलब होता है डिस्क्राइब। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जब भी आप स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करना चाहते हैं, इसके लिए आपको यूज करना होगा डिस्क्राइब कमांड, जिसको आप इंडिकेट करते हैं DESC कीवर्ड से। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे टेबल का नेम, फिर यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक है, नाउ लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड देखिए जब क्वेश्चन गिवन होता है तो आपको उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर भी ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ही गिवन है 2 + 1 + 1, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट पार्ट है ये 2 मार्क्स का है, देन सेकेंड पार्ट ये 1 मार्क का है, एंड थर्ड पार्ट ये भी 1 मार्क का है, तो ये टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सो इस तरह से आपको सबसे पहले मार्किंग स्कीम पता चल गई है, अब आपको आंसर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, राइट SQL कमांड टू क्रिएट अ टेबल ट्रैवल एजेंसी। तो सबसे पहले हमें टेबल का नेम पता चल गया है, टेबल का नेम है ट्रैवल एजेंसी, हुज डिस्क्रिप्शन इज गिवन बिलो। अब यहाँ पर हमें ये डिस्क्रिप्शन गिवन है। ठीक है, देखिए जब भी आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन, टेबल नेम, ये सभी चीजें गिवन होती हैं, तो आपको एग्जैक्टली वही डिटेल्स यूज करनी है जो क्वेश्चन में गिवन है, अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, पता चले कि यहाँ पर ट्रैवल एजेंसी लिखा है और आपने सिर्फ ट्रैवल लिख दिया है टेबल का नेम, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको उतना ही करना है जितना क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले ये डिस्क्रिप्शन किस तरह से गिवन है, अगर आपको इस तरह से डिस्क्रिप्शन गिवन है उसका मतलब है यहाँ पर सबसे पहले कॉलम नेम गिवन होगा, फिर डेटा टाइप गिवन होगा, और फिर उस पर अप्लाइड कांस्टेंट, मतलब एजेंट कोड ये कॉलम का नेम है, फिर कैर उसका डेटा टाइप है, प्राइमरी की उस पर अप्लाइड कांस्टेंट है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, जहां पर कॉलम ब्लैंक है मतलब यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम इसके लिए कमांड लिखते हैं। तो हमें यहाँ पर कमांड किस लिए लिखनी है, टू क्रिएट अ टेबल। टेबल क्रिएट करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, क्रिएट टेबल कमांड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट टेबल। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं टेबल का नेम, तो टेबल का नेम भी यहाँ पर गिवन है ट्रैवल एजेंसी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रैवल एजेंसी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कर्ली यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद एक एक कॉलम की डेफिनेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस दिए हैं सो दैट आपको ये पता चले कि जब हम ये क्रिएट टेबल कमांड लिखते हैं तो उसमें किस तरह से कॉलम डेफिनेशन लिखी जाती है। सबसे पहले हम लिखते हैं कॉलम का नेम, फिर लिखते हैं डेटा टाइप, फिर लिखते हैं कांस्टेंट, फिर नेक्स्ट में भी सेम पैटर्न फॉलो करना है, सबसे पहले कॉलम नेम, फिर डेटा टाइप, फिर कांस्टेंट। तो ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये स्पेस दिया है, बट एक्चुअल में जब आप कमांड लिखेंगे तो आपको ये अननेसेसरी स्पेस नहीं देना है, जो नॉर्मल स्पेस आप देते हैं वही स्पेस देना है। ठीक है, इतना अननेसेसरी स्पेस नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप कैसे शुरू करेंगे, जिस तरह से यहाँ पर गिवन है, जो ऑर्डर यहाँ पर गिवन है वही ऑर्डर आपको फॉलो करना है। एजेंट कोड सबसे पहले लिखा हुआ है, आप यहाँ पर सबसे पहले एजेंट कोड लिखेंगे, फिर उसका डेटा टाइप लिखेंगे, और फिर उसका जो कांस्टेंट मेंशन्ड है वो कांस्टेंट यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर जो दूसरा गिवन है एजेंट नेम वो यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसका डेटा टाइप है वेर कैर ये लिखेंगे, फिर इसका कांस्टेंट है नॉट नल वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे। अब नेक्स्ट लाइन में फिर लोकेशन, ये हमारा कॉलम नेम है, फिर इसका डेटा टाइप है वेर कैर 25, ये यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे। इस तरह से आपको हर एक कॉलम की डेफिनेशन देनी है। ठीक है, एंड हर एक कॉलम डेफिनेशन के बाद कॉमा भी लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं या नहीं लिखते हैं वो आपकी चॉइस है, लिखेंगे तो वो थोड़ा ज्यादा रीडेबल लगता है, अच्छा लगता है देखने में, प्रेजेंटेबल। ओके, यहाँ पर पैकेज, नेक्स्ट कॉलम,
फिर उसका डेटा टाइप, फिर कॉमा, फिर लास्ट, ये हमारा लास्ट कॉलम है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जेस, ये हमारा लास्ट कॉलम है एंड इसका डेटा टाइप है डेसिमल, ठीक है। अब ये डेसिमल लिखने के बाद अब यहाँ पर कॉमा नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि इसके बाद कोई भी डेटा टाइप नहीं है, मतलब कोई भी कॉलम नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट किया था, ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद क्योंकि ये पूरी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है तो सेमी कॉलन लगा देंगे, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर जितने भी स्पेस अननेसेसरी प्रोवाइडेड हैं, ये सभी सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। इतने स्पेस आपको एग्जाम में यूज नहीं करने हैं, ठीक है। एग्जाम में आप सिंपल स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। Then proceeding to next part, write the command to add a new row to a table travel agency with the following data. अब यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। टू ऐड अ न्यू रो, अब यहाँ पर हमें एक नई रो ऐड करनी है। तो देखिए रो का मतलब क्या है, टपल, मीन्स कोई भी रिकॉर्ड ऐड करना है। अगर आपको एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो उसके लिए आप कौन सी कमांड यूज करते हैं, इंसर्ट कमांड, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे इंसर्ट इनटू, इसके बाद टेबल का नेम, इसके बाद वैल्यूज कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या डेटा इंसर्ट करना है वो इन्होंने हमें ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। सो ये डेटा इन्होंने एज इट इज प्रोवाइड किया है एंड यहाँ पर अच्छी बात ये है कि इन्होंने डबल कोट्स और ये सभी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी हमें प्रोवाइड की है, मतलब हमारे लिए ये काम नहीं लीव किया है, ठीक है। बट सपोज करते हैं कि यहाँ पर ये डेटा इस तरह से गिवन नहीं होता, हमें यहाँ पर डबल कोट्स में गिवन नहीं होता, डेटा सिंपली गिवन होता, तो हमें इतना खुद ध्यान रखना है कि जो भी टेक्स्ट वैल्यू है, जो भी कैरेक्टर वैल्यू है, वो सभी कोट्स में आएंगी एंड जो भी सिंपल न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो बिना कोट्स के आएंगी, ठीक है। तो ये चीज आपको खुद भी ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, अच्छी बात है, बट अगर नहीं प्रोवाइडेड है तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इतना लिखना था और बाकी ये तो एज इट इज आपको क्वेश्चन से ही लेना है, ठीक है। सो इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। Then next question, write a query to remove the column package from travel agency. So यहाँ पर हमें क्वेश्चन को समझना है, ट्रैवल एजेंसी से पैकेज कॉलम को रिमूव करना है। इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर में चेंज करना है या फिर डेटा वैल्यूज में। सो यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर में चेंज करना है, मींस पूरे एक कॉलम को हमें रिमूव करना है, डिलीट करना है, मींस ड्रॉप करना है, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल कमांड, क्योंकि यहाँ पर हम टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं। फिर टेबल का नेम लिखेंगे, फिर यहाँ पर ड्रॉप कीवर्ड लिखेंगे क्योंकि हमें एक कॉलम को डिलीट करना है एंड कॉलम को डिलीट करना मतलब एक स्ट्रक्चर को डिलीट करना। सो यहाँ पर ड्रॉप कीवर्ड लिखा जाएगा और फिर उसके बाद कॉलम का नेम जो है पैकेज, ठीक है, फिर सेमीकोलन लगाएंगे, ओके। नाउ प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें दो टेबल्स गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप हार्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं, हार्ड लेवल का क्वेश्चन। अगर आप समझ जाते हैं कि किस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है तो ऑफ कोर्सली ये इजी बन जाएगा, बट एट फर्स्ट साइट आपको यही लगेगा कि ये हार्ड क्वेश्चन है एंड हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ना भी अटेम्प्ट करें। तो देखिए आप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को समझ लीजिए। अगर आपको समझ में आता है, आपको समझ में आ जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आप इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। बट अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है समझने में, ऑफकोर्सली आप पूछ सकते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन इट। बट अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन लीव कर दें, ठीक है। आपको अल्टीमेटली एग्जाम में क्या ध्यान रखना है कि ये जो 60 मार्क्स है ना, इसमें आपके लिए एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक मार्क्स काउंट हो रहा है, हर एक मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर कहीं पर आपने एक भी गलती की, अगर यहाँ पर आप ये वेयर क्लॉज लिखना भूल गए, ये ग्रुप बाय क्लॉज लिखना भूल गए, तो ये सभी चीजें आपकी मिस्टेक्स होंगी एंड इसकी वजह से अल्टीमेटली आपके मार्क्स कट होंगे, ठीक है। इसलिए जब तक कोई क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से नहीं आता है तब तक आप उसको अटेम्प्ट ना करें, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम ना रहे। बट एग्जाम में आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है कि मुझे जो क्वेश्चन सबसे अच्छे से आता है मैं वो करूं, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपके पास चॉइस होगी, ठीक है। तो चॉइस के अकॉर्डिंग आपको जो सबसे अच्छे से आता है आप वो करें, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। सो यहाँ पर हमें टू टेबल्स गिवन है, सबसे पहली है ट्रेन और फिर यहाँ पर पैसेंजर टेबल, ठीक है।
सो हम क्वेश्चंस को देखने से पहले एक बार टेबल्स को एनालाइज कर लेते हैं। सो ट्रेन टेबल में सबसे पहले TID मीन्स ट्रेन आईडी, देन ट्रेन नेम, बोर्डिंग, डेस्टिनेशन, कॉस्ट, ये सभी कॉलम्स गिवन है। फिर इसके बाद पैसेंजर टेबल में PID मीन्स पैसेंजर आईडी, देन TID का क्या मतलब है, TID ये कॉलम वही कॉलम है जो यहाँ पर यूज किया गया है। आप कहेंगे कि मैम आपको कैसे पता। सो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सीक्वल स्टेटमेंट्स की, राइट। सीक्वल स्टेटमेंट में हमने जब चैप्टर पढ़ा है तब हमने एक चीज पढ़ी है, दैट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, राइट, जहां पर हमने बात की थी फॉरेन की के बारे में, राइट। सो फॉरेन की मैंने आपको बताया था एक ऐसी की होती है जो एक टेबल में प्रेजेंट होगी एंड वो रेफर करेगी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी टेबल है ट्रेन एंड इसकी प्राइमरी की है TID मीन्स ट्रेन आईडी, एंड यहाँ पर जो पैसेंजर टेबल की TID है ये एज अ फॉरेन की रेफर कर रही है ट्रेन टेबल की TID को, ठीक है। और ये आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज हैं वो वही वैल्यूज हैं जो यहाँ पर TID में है, ठीक है। सो इस तरह से आपको ये चीजें खुद एनालाइज करनी है। जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर कौन सी प्राइमरी की है, कौन सी फॉरेन की है, ठीक है। वो चीज आपको एनालाइज करके ही पता चलेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पैसेंजर का नेम गिवन है एंड देन DOT गिवन है, ओके, मींस डेट ऑफ ट्रैवलिंग, ओके। सो अब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। So starting with the first part, to display the count of passengers traveling by each train, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे। डिस्प्ले मतलब हमें सेलेक्ट क्लॉज यूज करना है, काउंट मतलब हमें काउंट एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है, एंड बाय ईच ट्रेन, तो यहाँ पर ये जो ईच ट्रेन लिखा है इसका मतलब है कि हमें ट्रेन के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करनी है, इसका मतलब ग्रुप बाय क्लॉज यूज करना है, ठीक है। सो यहाँ पर इतनी चीजें आपको क्लियर है। अब हम समझते हैं कि इस क्वेरी को एक्चुअल में लिखना कैसे है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सबसे पहले तो सेलेक्ट क्लॉज लिखना होगा, उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट, फिर इसके बाद काउंट एग्रीगेट फंक्शन लिखना है। किस चीज को काउंट करेंगे, यहाँ पर बोला गया है पैसेंजर्स को काउंट करना है जो ट्रैवल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो पैसेंजर्स हैं या तो आप इनके नेम को काउंट कर सकते हैं या फिर आप दूसरा वे क्या कर सकते हैं, आप सभी रिकॉर्ड्स को काउंट कर लें। मींस ये रिकॉर्ड है फिर ये रिकॉर्ड है तो ये भी सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एस्टेरिस्क सिंबल मींस स्टार सिंबल भी यूज कर सकते हैं या फिर आप नेम भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉमा T नेम फ्रॉम ट्रेन। अब ये क्या लिखा है हमने, ट्रेन कॉमा पैसेंजर। देखिए यहाँ पर बेसिकली हमने ये T नेम कहाँ से लिया है, ट्रेन टेबल से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, हमने काउंट नेम कहाँ से लिया, यहाँ से पैसेंजर टेबल से, फिर T नेम कहाँ से लिया, ट्रेन टेबल से। मतलब सेलेक्ट क्लॉज में हम डेटा दो टेबल से ले रहे हैं, ठीक है। सो जब हमें दो टेबल से डेटा लेना है, यहाँ पर पैसेंजर टेबल से नेम, इसका काउंट एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है, एंड देन हमें T नेम लेना है ट्रेन टेबल से। तो यहाँ पर हम दोनों चीजें सेलेक्ट क्लॉज में मेंशन करेंगे। उसके बाद फ्रॉम के बाद यहाँ पर दोनों टेबल्स का नेम मेंशन करेंगे, ठीक है। टेबल का नेम ट्रेन पहले लिख सकते हैं, पैसेंजर भी पहले लिख सकते हैं, कुछ भी पहले लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कॉमा लगाकर दूसरे का नेम लिखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है। अब आप यहाँ पर सबसे पहले टेबल को देखें, दोनों टेबल्स को नोटिस करेंगे। सबसे पहले अगर हम पैसेंजर टेबल में नेम कॉलम को देख रहे हैं तो यहाँ पर कितने नेम्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर है 6 वैल्यूज, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर कितनी वैल्यूज हैं, यहाँ पर है वैल्यूज 4, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि यहाँ पर हमें रिजल्ट में कितनी वैल्यूज मिलेंगी। अभी हमने आगे का कुछ पोर्शन नहीं लिखा है, ठीक है, ये अभी हमने आगे का पोर्शन नहीं लिखा है, अभी सिर्फ हमने ये सेलेक्ट क्लॉज ही लिखा है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हमें कितनी वैल्यूज मिलेंगी, यहाँ पर हमें वैल्यूज मिलेंगी 6 × 4 मीन्स 24, मीन्स यहाँ पर हमें 24 रिकॉर्ड्स मिलेंगे। तो आप कहेंगे कि मैम ऐसा क्यों, तो देखिए ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर हमने अभी तक कोई वेयर कंडीशन प्रोवाइड नहीं की, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब आप यहाँ से डेटा लेंगे और यहाँ से भी डेटा लेंगे तो क्या होगा कि हर एक रिकॉर्ड को हर एक रिकॉर्ड के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। मींस जैसे ये गगनदीप सिंह है तो इसको हर एक के साथ क्रॉस ज्वाइन कराया जाएगा, वंदे भारत, शताब्दी, सुपरफास्ट, हॉलीडे एक्सप्रेस। तो आप कहेंगे कि मैम ऐसा क्यों, यहाँ पर तो हमने मेंशन किया है ना कि इसकी TID 307 है,
तो जिसकी आईडी 307 है सिर्फ उसी के साथ तो ज्वाइन करना चाहिए? नहीं, यहाँ पर वो तब तक नहीं होगा जब तक आप ये चीज़ स्पेसिफाई नहीं करते। ये जो लॉजिक लगाया गया है कि यहाँ पर हम उसी ट्रेन के साथ इनको पेयर करेंगे जिनकी टीआईडी सेम होगी, ये लॉजिक बिल्कुल सही है, बट ये लॉजिक जब तक आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने ये वेयर क्लॉज स्पेसिफाई नहीं किया तो क्या होगा, आपको मिलेंगे 24 रिकॉर्ड्स जिसमें हर एक रिकॉर्ड के साथ पेयर अप किया जाएगा। एंड जब यहाँ पर 6 रिकॉर्ड्स हर एक 4 के साथ पेयर अप किया गया, इसका मतलब 6 × 4 आपको टोटल 24 रिकॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। सो ये करेक्ट नहीं होगा। हमें यहाँ पर पता है कि जो टीआईडी है वो हमें हेल्प करेगी एग्जैक्ट पेयर चूज करने में। तो इसलिए यहाँ पर हम वेयर कंडीशन में क्या लिखेंगे, हम वेयर कंडीशन में बताएंगे कि जो पैसेंजर की टीआईडी है वो जहां पर इक्वल है ट्रेन टीआईडी के, वहां पर आपको वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है। इसका मतलब है कि अब क्या होगा जब हमने ये वेयर कंडीशन प्रोवाइड कर दी है। सो यहाँ पर लिखा क्या है, ट्रेन डॉट टी आई डी इज इक्वल टू पैसेंजर डॉट टी आई डी। सो यहाँ पर बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, जो ट्रेन टेबल का टी आई डी कॉलम है और जो पैसेंजर टेबल का टी आई डी कॉलम है, इन दोनों की वैल्यूज जहाँ पर इक्वल है हमें वो वाला रिकॉर्ड चूज करना है, ठीक है। तो अब ये चीज काफी सिंप्लीफाई हो जाएगी। अब जैसे हमारे पास जो फर्स्ट पैसेंजर है गगनदीप सिंह, इसको हर एक ट्रेन के साथ पेयर नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन स्पेसिफाई कर दी है कि जो पैसेंजर की टीआईडी है वो जहाँ पर ट्रेन की टीआईडी के साथ सेम होगा, सिर्फ आपको वहीं पर पेयर करना है। तो यहाँ पर हम कौन सा पेयर करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि गगनदीप सिंह इस पैसेंजर की टीआईडी है 307। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम इसे पेयर करेंगे सुपर फास्ट ट्रेन नेम के साथ, बिकॉज इसकी टीआईडी है 307, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमने वेयर कंडीशन की हेल्प से बताया है, ठीक है। साथ ही हमें यहाँ पर बताया गया था कि हमें हर एक ट्रेन के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करनी है। सो हमने यहाँ पर लिखा है ग्रुप बाय टी नेम, ठीक है। सो आई होप ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पर क्लियर है। देन नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पर हमें एक सिंपल क्वेश्चन गिवन है, टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड इन द टेबल ट्रेन टेबल में एक न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है। ये रिकॉर्ड हमें गिवन है एंड यहाँ पर कोड्स ऑलरेडी गिवन है। सो हमें ये एज इट इज यूज करना होगा। सो हम लिखेंगे सबसे पहले इंसर्ट इनटू कमांड, जो न्यू रिकॉर्ड ऐड करने के लिए यूज की जाती है, फिर यहाँ पर टेबल का नेम, फिर वैल्यूज कीवर्ड लिखेंगे और फिर यहाँ पर एज इट इज ये वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एंड अगेन ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में हमें डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, ये सभी चीजें प्रोवाइडेड नहीं है तो आपको यूज करनी है विद द टेक्स्ट वैल्यू, ओके। फिर इसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे, ओके। Then next question, to display T name, name and boarding of all passengers. So यहाँ पर हमें क्या क्या डिस्प्ले करना है, टी नेम मीन्स यहाँ पर इस कॉलम की बात हो रही है, देन नेम एंड बोर्डिंग ऑफ ऑल पैसेंजर, नेम यहाँ से आएगा एंड फिर बोर्डिंग यहाँ से आएगा। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगेन हमें दो टेबल से डेटा लेना है, ठीक है। तो देखिए आप एक सिंपल सी ट्रिक याद रखेंगे एंड आप इसे नोट भी कर सकते हैं, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये कंडीशन कहाँ पर प्रोवाइड करनी होती है। तो देखिए जहां पर भी आप सेलेक्ट क्लॉज में ये जो कॉलम्स प्रोवाइड कर रहे हैं ये एक से ज्यादा टेबल्स के हैं, मतलब जैसे यहाँ पर हमने टी नेम और बोर्डिंग ये लिया है ट्रेन टेबल से और फिर नेम लिया है पैसेंजर टेबल से। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हम यहाँ पर दो टेबल से डेटा ले रहे हैं। तो जहां पर भी आप एक साथ दो टेबल से डेटा लेने वाले हैं वहां पर आपको इस तरह की वेयर कंडीशन प्रोवाइड करनी होगी। इसे हम कहते हैं जॉइन कंडीशन, ठीक है। सो जॉइन कंडीशन हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं सो दैट हमें पता रहे कि इस रिकॉर्ड को किसके साथ पेयर करना है। अगर हम ये प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि गगनदीप सिंह ये जो पैसेंजर है इसको हर एक रिकॉर्ड के साथ पेयर अप कर दिया जाएगा अगर हमने वेयर कंडीशन प्रोवाइड नहीं की, ठीक है। बट अगर कर दी, हमने ये बता दिया कि इसकी टीआईडी यहाँ पर टीआईडी इसके इक्वल होगी, तभी आपको उस रिकॉर्ड को पेयर करना है, तो उस केस में यहाँ पर सिर्फ उसी रिकॉर्ड के साथ पेयर अप किया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये कंडीशन प्रोवाइड करना नेसेसरी है, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट क्लॉज के बाद हमने लिखा है जो जो हमें कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं, फिर फ्रॉम के बाद हमने टेबल्स के नेम लिखे हैं, फिर वेयर के बाद हमने वही कंडीशन प्रोवाइड की है ट्रेन डॉट टी आई डी।
अच्छा, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन हो सकता है, हमने ये ट्रेन डॉट क्यों लिखा है। सो देखिए, ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो टीआईडी कॉलम है इसका दोनों जगह नेम सेम है। अगर आप ये लिखेंगे वेयर टीआईडी इज इक्वल टू टीआईडी, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन से टीआईडी की बात हो रही है, राइट। इसलिए हम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रेन के टीआईडी कॉलम की, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पैसेंजर के टीआईडी कॉलम की, ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं ये फॉर्मेट, जहां पर हम पहले टेबल का नेम लिखते हैं, फिर डॉट ऑपरेटर लगाते हैं, फिर यहाँ पर लिखते हैं टीआईडी, मतलब जो भी कॉलम का नेम है, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि ये कॉलम इस टेबल को बिलोंग करता है, ठीक है। देन लास्ट पार्ट, to display details of all trains where cost is between 3000 and 5000। तो देखिए यहाँ पर हमें सभी ट्रेन्स की डिटेल्स डिस्प्ले करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी टेबल की बात हो रही है, यहाँ पर ट्रेन टेबल की बात हो रही है। हमसे कहा जा रहा है कि हमें सभी ट्रेन्स की डिटेल्स, तो यहाँ पर स्पेसिफिक डिटेल के बारे में तो नहीं बोला गया है, इसका मतलब हम सभी डिटेल्स को डिस्प्ले करेंगे। whose cost is between 3000 and 5000। तो ये हमारे पास कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डिस्प्ले करना है, इसके लिए हम सेलेक्ट क्लॉज यूज करेंगे, सभी डिटेल्स मतलब एस्टेरिस्क सिंबल यूज करेंगे। कौन सी टेबल से, फ्रॉम ट्रेन, ये हमारी टेबल का नेम है। फिर वेयर क्लॉज लिखने के बाद यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कंडीशन। कंडीशन क्या है, कॉस्ट इज बिटवीन 3000 एंड 5000। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कॉस्ट इज बिटवीन ये एज इट इज लिख देंगे, बट आपको ध्यान रखना है हम किस तरह से बिटवीन ऑपरेटर को यूज करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कॉलम का नेम और यहाँ पर लिखते हैं बिटवीन कीवर्ड, ठीक है। ये इज यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। आप लिखेंगे कॉस्ट बिटवीन, फिर इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे और फिर जो लास्ट वैल्यू है वो प्रोवाइड करेंगे, और इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर भी लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये आपको स्टेटमेंट लिखनी है, ओके। बिफोर डिस्कसिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होगा कि मैम हमें आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने आपको हर एक कैटेगरी से एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया है एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन लास्ट में, ठीक है। साथ ही एक और चीज़, अगर आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप ऑल इन वन बुक को रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड ये जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपको इसी वीडियो से प्रैक्टिस करने हैं, सो आप सिंपली पॉज करें वीडियो को एंड खुद उसे सॉल्व करें, ठीक है। एंड फिर बाद में उसका एक्सप्लेनेशन देखें, ओके। सो ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, बट यस, प्रैक्टिस इज मस्ट, ओके। सो यहाँ पर हमें दो टेबल्स गिवन है, स्टोर टेबल एंड ओनर टेबल। स्टोर टेबल में कॉलम्स हैं स्टोर आईडी, स्टोर नेम, लोकेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ओपनिंग ईयर, ओनर आईडी। तो देखिए यहाँ पर स्टोर आईडी क्योंकि स्टोर टेबल में है, तो इसका मतलब स्टोर आईडी क्या है, ये है प्राइमरी की, ठीक है, स्टोर टेबल के लिए। फिर ओनर आईडी, ये हम देख सकते हैं ओनर आईडी यहाँ पर ओनर टेबल में भी प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या है, ये है फॉरेन की, ठीक है, जो रेफर करती है दूसरी टेबल ओनर को, एंड इसकी प्राइमरी की है ओनर आईडी, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज़ें हमें क्लियर हैं। इसके बाद अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। एंड उससे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ जो हमारे पास टेबल ऑलरेडी गिवन है इसमें देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लोकेशन कॉलम है इसमें हमें दिल्ली, मुंबई, मुंबई मीन्स हमें एक ही वैल्यू दो बार गिवन है, राइट। एंड यहाँ पर ओनर आईडी भी सेम है, राइट, ओनर आईडी, ओके। सो इस बेसिस पर हम फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको ये पहले समझाया है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रेजेंट इन ईच लोकेशन। तो यहाँ पर हमसे बोला क्या गया है, हर एक लोकेशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को डिस्प्ले करना है। तो अभी सबसे पहले डिस्प्ले के लिए हम सेलेक्ट क्लॉज लिखेंगे, वो बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पर हम काउंट फंक्शन यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अब देखिए यहाँ पर काउंट क्यों नहीं यूज किया जाएगा, इस चीज को आप समझिएगा। क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं वहां पर हमें काउंट करना होता था, मींस हमें वहां पर काउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती थी। बट यहाँ पर अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो इसमें ऑलरेडी हमें काउंटिंग गिवन है, मतलब
मतलब यहाँ पर हमें ऑलरेडी नंबर ऑफ एम्प्लॉय गिवन है, मतलब दिल्ली में कितने प्रेजेंट है 45, मुंबई में कितने प्रेजेंट है 68, देन अगेन मुंबई में कितने प्रेजेंट है 50, बट ये डिफरेंट स्टोर के लिए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय मीन्स जो काउंटिंग है वो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। सो यहाँ पर जब हमसे बोला गया है टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रेजेंट इन ईच लोकेशन, तो क्योंकि हमें पता है कि एक लोकेशन 2 बार रिपीट हुई है, तो अगर हम यहाँ पर काउंट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ 2 हमें आंसर में मिलेगा, बट 2 तो राइट आंसर नहीं है ना, हमें यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑलरेडी काउंट करके दिया हुआ है, हमें उस चीज का सम करना होगा, तब जाकर हमें मिलेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान देनी है, यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय को काउंट नहीं करना है, हमें यहाँ पर उस पर सम एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है सम, उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये हमारे कॉलम का नेम है, ठीक है। कॉमन लोकेशन फ्रॉम कौन सी टेबल से ले रहे हैं, स्टोर टेबल से। ग्रुप बाय लोकेशन, अब देखिए यहाँ पर लोकेशन का रोल क्या है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर मुंबई 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो क्योंकि हमने ये अप्लाई किया है ग्रुप बाय लोकेशन, तो अब क्या होगा, ये जो सम होगा, तो सम में क्या होगा, अब अल्टीमेटली जब ये ग्रुप होगा तो 68 + 50, सो ये चीज हमें मिलेगी रिजल्ट में, ठीक है, क्योंकि हमने लोकेशन के अकॉर्डिंग ग्रुप कर दिया है, तो हमें एक ग्रुप मिलेगा मुंबई का और एक ग्रुप मिलेगा दिल्ली का, ठीक है। तो जो मुंबई वाला ग्रुप होगा उसमें अब हमें 2 आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने काउंट अप्लाई नहीं किया है, हमने अप्लाई किया है सम, तो सम का मतलब है यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया जाएगा, ठीक है। सो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सबसे पहले लिखा है टू डिस्प्ले, मतलब हमें सेलेक्ट क्लॉज यूज करना होगा, स्टोर नेम्स, लोकेशन एंड डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोर्स। सो यहाँ पर कौन कौन से कॉलम डिस्प्ले करने हैं, स्टोर्स नेम के लिए हम यहाँ पर कॉलम यूज करेंगे स्टोर नेम, लोकेशन के लिए लोकेशन, एंड डेट ऑफ ओपनिंग के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे ओपनिंग ईयर, ठीक है। सो ये सभी कॉलम्स का नेम यहाँ पर मेंशन करेंगे, फिर लिखेंगे फ्रॉम, और फिर इसके बाद टेबल का नेम, तो टेबल का नेम है स्टोर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है, वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक कंडीशन भी गिवन है, दैट वर ओपन बिफोर 2015। सो यहाँ पर हमें कंडीशन गिवन है कि सिर्फ ऐसे स्टोर्स यहाँ पर डिस्प्ले करने हैं जो 2015 से पहले ओपन हुए हैं, तो ये कंडीशन है, ठीक है। अब जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जहां पर 2010 ईयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, राइट, वहां पर क्योंकि डेट फॉर्मेट था, तो मैंने आपको बताया था कि वो डेट फॉर्मेट है, इसलिए हमने वहां पर डिफरेंट तरह से कंडीशन प्रोवाइड की थी, बट क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ये हमारे पास एक नंबर फॉर्मेट है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये कंडीशन इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, वेयर ओपनिंग ईयर लेस देन 2015। इसका मतलब है अगर 2015 से कम कोई वैल्यू है तो मतलब वो 2015 से पहले ओपन हुआ है, ठीक है। सो ये वैल्यू हमने इस तरह से प्रोवाइड की है, ठीक है। Then proceeding to next question, to add a new column sale of integer type। अब यहाँ पर हमें एक न्यू कॉलम ऐड करना है, बट कॉलम जो टेबल है वो तो ऑलरेडी बनी हुई है, राइट। सो इसलिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे चेंज, किस चीज में, स्ट्रक्चर में। सो यहाँ पर ऑल्टर टेबल लिखेंगे सबसे पहले, फिर टेबल का नेम स्टोर, क्योंकि हमें ये सेल कहाँ पर ऐड करना है, स्टोर टेबल में। अब देखिए आप कहेंगे कि मैम आपको कैसे पता, यहाँ पर तो नहीं लिखा कि स्टोर टेबल में ऐड करना है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा खुद सोचेंगे कि हम स्टोर के सेल की बात करेंगे या ओनर के सेल की बात करेंगे, हम स्टोर के सेल की बात करेंगे, ठीक है, इसलिए हम वहां पर ऐड कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे ऐड कीवर्ड, फिर जो आपको कॉलम ऐड करना है उसका नेम लिखेंगे और फिर उसका डेटा टाइप लिखेंगे, ठीक है, फिर सेमीकोलन लगाएंगे, ओके। Then next question, to display store name and owner name of all stores in Mumbai। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या क्या डिस्प्ले करना है वो हम लिख लेंगे सेलेक्ट के बाद, स्टोर नेम ये स्टोर टेबल से आएगा, फिर ओनर नेम ये ओनर टेबल से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वही कंसेप्ट अप्लाई करना है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम 2 टेबल से डेटा लेते हैं तो सबसे पहले फ्रॉम टेबल में आप दोनों टेबल का नेम मेंशन करेंगे और फिर आपको जॉइन कंडीशन प्रोवाइड करनी है, अदरवाइज सभी रिकॉर्ड्स पेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी रिकॉर्ड्स पेयर नहीं करने हैं, सिर्फ जहां पर जो कॉमन कॉलम है उसकी वैल्यू सेम होगी, हम वहीं पर वो रिकॉर्ड चूज करेंगे, ठीक है।
जैसे यहाँ पर ओनर आईडी दोनों में सेम है, तो अगेन हम उसी तरह से लिखेंगे स्टोर डॉट ओनर आईडी, मीन्स जहाँ पर स्टोर की ओनर आईडी के इक्वल है वहां पर हमें ये रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है। और साथ ही यहाँ पर एक और कंडीशन है, ऑफ ऑल स्टोर्स इन मुंबई। सो यहाँ पर हमें लोकेशन भी एज अ कंडीशन गिवन है, सो इसलिए हम ये भी कंडीशन में ही मेंशन करेंगे एंड ऑपरेटर यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे, फिर लिखेंगे लोकेशन इज इक्वल टू मुंबई। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपको हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, क्योंकि अभी तक इतना पार्ट तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, बट ये जो एंड लोकेशन मुंबई है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगेगा, बिकॉज अभी तक हमने ऐसा डिस्कस नहीं किया था। तो देखिए जहां पर भी आपको दो कंडीशन प्रोवाइड होती है वो आप एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। एंड कब यूज करते हैं, जब हमें दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, और कब यूज करते हैं, जब हमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इसलिए हमने एंड यूज किया है। और फिर क्या कंडीशन है वो हमने लिखी है, तो हमें लोकेशन की वैल्यू मुंबई चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से मेंशन किया है। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। Now proceeding to the last type of questions, multiple choice questions। अब देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऐसे questions की जो 1 मार्क में ही पूछे जाएंगे ऑफ कोर्सली। एंड यहाँ पर बेसिकली MCQs में जब आप कोडिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि कोडिंग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इसलिए मैंने ये टाइप के क्वेश्चंस लास्ट में रखे हैं, सो दैट क्योंकि अभी तक हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब उसी चीज को हम MCQ टाइप में डिस्कस करेंगे, तो अब आप इजीली ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो हियर इज द फर्स्ट MCQ। यहाँ पर एक टेबल गिवन है फैक्ट्री एंड इसमें 2 कॉलम्स हैं ईयर एंड प्रोडक्शन। हमें एवरेज प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है 2008 से लेकर 2012 तक एंड इसके लिए करेक्ट सीक्वल कमांड लिखनी है। तो देखिए आपको यहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है, इसका मतलब आपको यहाँ पर एवरेज एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है, बट एवरेज एग्रीगेट फंक्शन को हम AVG इस कीवर्ड से डिनोट करते हैं। ठीक है, एवरेज नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं AVG। ठीक है, सो यहाँ पर AVG सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है एंड दैट इज ऑप्शन डी। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। एंड अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा है तो आप उस पूरे ऑप्शन को चेक कर लें, सेलेक्ट AVG प्रोडक्शन फ्रॉम फैक्ट्री, तो बिल्कुल करेक्ट है, हमें प्रोडक्शन का एवरेज चाहिए फैक्ट्री टेबल से। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर स्कोर टेबल गिवन है, इसमें डिफरेंट कॉलम्स हैं, रोल नंबर, नेम, स्ट्रीम, ऑप्शनल। यहाँ पर रीमा वांट्स टू डिस्प्ले नेम्स ऑफ दो स्टूडेंट। सबसे पहले क्या डिस्प्ले करना है, नेम्स who have not been assigned any stream, मीन्स जिन्हें अभी तक कोई स्ट्रीम नहीं मिली है। तो हम सबसे पहले स्ट्रीम कॉलम की वैल्यूज को देख सकते हैं, यहाँ पर नल वैल्यू लिखी हुई है, इसका मतलब है कि जहां पर वैल्यू असाइन नहीं हुई है तो वहां पर क्या असाइन किया जाएगा, नल वैल्यू। तो जहां पर नल वैल्यू है ये चीज हम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं, इज नल कीवर्ड। ठीक है, सो यहाँ पर हम यूज करेंगे इज नल एंड जो एक ही ऑप्शन में गिवन है दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। एंड वन मोर थिंग, काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, इज इक्वल टू नल लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर हम नल के साथ इज कीवर्ड यूज करते हैं। एंड यहाँ पर एक और चीज याद रखेंगे, अगर हमें क्वेश्चन में ये बोला गया होता कि उन्हें स्ट्रीम असाइन हो गई है तब हमें बताना है, मतलब यहाँ पर तो क्वेश्चन बोला गया है कि स्ट्रीम असाइन नहीं हुई है, मतलब नल वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये पूछा जाए कि नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए तो उस केस में आप लिखेंगे इज नॉट नल। ठीक है, then next question, Garvit wants to change the default value of discount in the customer table from 10 to 15, means customer table है उसमें discount column की default value को change करना है, पहले 10 थी अब 15 करना है एंड इसके लिए most appropriate command बतानी है। तो alter table यूज करेंगे, वो सभी में given है, alter table customer। इसके बाद हम एग्जैक्टली क्या यूज करेंगे वो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा, ऑल्टर, डिलीट, मॉडिफाई, चेंज। तो देखिए यहाँ पर हमें क्योंकि उसकी डेफिनेशन चेंज करनी है, कॉलम की डेफिनेशन चेंज करनी है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑल्टर। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। सो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नेम,
फिर ऑल्टर के बाद हम कॉलम का नेम लिखेंगे जिसकी डेफिनेशन हमें चेंज करनी है, और फिर जो डेफिनेशन चेंज करनी है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमें डेफिनेशन में क्या चेंज करना है, डिफॉल्ट 15 सेट करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये टेबल गिवन है एम्प सेल। सो ये बेसिकली एम्प्लॉयज की सैलरी की एक टेबल है। सो यहाँ पर हमें 3 कॉलम्स गिवन है, आईडी, सैलरी, डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमें 2 कमांड्स गिवन है, हमें ये केयरफुली पढ़नी है एंड फिर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहली कमांड है सेलेक्ट काउंट सैलरी फ्रॉम एम्प सेल। सो यहाँ पर देखिए ये काउंट किस चीज को कर रहा है, सिर्फ सैलरी कॉलम को। तो हम यहाँ पर जब सैलरी कॉलम को काउंट करेंगे तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब हम इसको काउंट करेंगे तो हम सिर्फ वही वैल्यूज काउंट करेंगे जो यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब हम नल वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर हमें काउंट का क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलेगा 3 फॉर द फर्स्ट कमांड, ठीक है। इसके बाद सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प सेल। तो जब हम बोलेंगे काउंट स्टार, तो काउंट स्टार का मतलब होता है कि हमें पूरा रिकॉर्ड काउंट करना है, ठीक है। तो अब क्योंकि पूरा रिकॉर्ड काउंट होगा, तो जब ये लास्ट रिकॉर्ड हम काउंट करेंगे, ये यहाँ तक 3 हो गए, ठीक है। फिर ये जब हम लास्ट रिकॉर्ड काउंट करेंगे तो इसमें सारी वैल्यूज तो नल नहीं है ना, यहाँ पर बाकी 2 तो वैल्यूज हैं, इसलिए यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा सेकेंड कमांड के लिए 4, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द आउटपुट ऑफ फर्स्ट इज 3 एंड द आउटपुट ऑफ सेकेंड इज 4। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें सेम आउटपुट वाली क्वेरीज को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सब्जेक्ट, ये चीज सभी में कॉमन है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। बट यहाँ पर डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है जो इसके बाद कंडीशन प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो देखिए जहाँ पर हम इन कीवर्ड यूज करते हैं, तो इन कीवर्ड यूज करने का मतलब है यहाँ पर हमें जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज प्रोवाइडेड हैं, ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, तो हम ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू है, ये इनमें से कोई भी एक वैल्यू अगर इसके पास है तो वो एप्लीकेबल है, उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड है। मतलब या तो आपके पास सब्जेक्ट आईटी हो या फिर आईपी हो, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, ठीक है। एंड यही चीज जो हमने इन ऑपरेटर के थ्रू बताई है, ये चीज हम एक और तरह से बता सकते हैं। हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सब्जेक्ट इज इक्वल टू इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। यहाँ पर भी हमने चॉइस प्रोवाइड की है, या तो ये सब्जेक्ट हो या फिर ये सब्जेक्ट हो, ठीक है। सो यहाँ पर ए और सी ये दोनों सेम आउटपुट देंगे। और अगर बात करें बी एंड डी ऑप्शन की, तो देखिए बी ऑप्शन में हमें बिटवीन कीवर्ड प्रोवाइडेड है, बट इसका यहाँ पर कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये हमें कोई नंबर वैल्यू नहीं गिवन जहां पर हम कंपेयर कर लेंगे कि इसके और इसके बीच में वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो गलत है। और फिर अगर बात करें डी की, तो यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया है एंड कीवर्ड। तो एंड हम कब यूज करते हैं, जब हमें दोनों कंडीशन ट्रू रखनी है। बट यहाँ पर जो ए और सी ऑप्शन है, इसमें हम चॉइस प्रोवाइड कर रहे हैं या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन भी ये आउटपुट नहीं देगा जो ए और एंड सी देने वाले हैं, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी A, C will give the same output. So basically ये जो क्वेश्चन है, ये ऐसा लग सकता है कि ये MCQ टाइप का है, बट यहाँ पर ये बेसिकली MCQ नहीं है, ये हमें डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, इसके बेसिस पर हमें एक कंक्लूजन बताना है कि यहाँ पर कौन सी क्वेरी सेम आउटपुट देने वाली है, ठीक है। सो यहाँ पर A एंड C ये दोनों क्वेरीज सेम आउटपुट देंगी, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल गिवन है। सो ये है एम्प्लॉय टेबल एंड इसमें हमें ऐसी क्वेरी सेलेक्ट करनी है जो ये आउटपुट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। सो ये आउटपुट क्या है, यहाँ पर हमें नेम कॉलम में 3 वैल्यूज मिली है, हरित, कृतिका, मोक्ष। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हरित, कृतिका और मोक्ष यहाँ पर कौन कौन से कॉलम्स हैं एंड इनके लिए क्या क्या वैल्यूज कॉमन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम मतलब ऑफकोर्सली आपको खुद से एनालाइज करना होगा कि यहाँ पर ऐसा क्या है जो इन सभी के बीच कॉमन है। सो आप देख सकते हैं कि अगर इनका जोन देखा जाए तो वेस्ट, सेंटर, साउथ, तो ये तो सभी का अलग अलग है। फिर एज 28, 30, 28, तो हो सकता है एज के बीच हम बता सकते हैं। फिर यहाँ पर एक और चीज है डिपार्टमेंट, 10, 10 एंड
10 और किसी का 10 नहीं है, राइट। सो इसका मतलब यहाँ पर हम सबसे पहली बात तो डिपार्टमेंट के बेसिस पर कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमने लिखा है सेलेक्ट नेम, हमें नेम कॉलम डिस्प्ले करना है। फ्रॉम टेबल का नेम लिखा है एम्प्लॉय, वेयर कंडीशन प्रोवाइड की है, डेप्थ ये हमारे कॉलम का नेम है, इन 10 इन का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि वैल्यूज इसमें से होनी चाहिए, तो यहाँ पर 10 में से होनी चाहिए वैल्यू, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट तो करेक्ट है, इसकी हेल्प से हमें ये आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, बिकॉज हो सकता है कि जो कंडीशन हम यहाँ पर एनालाइज नहीं कर पाए वो कंडीशन गिवन हो एंड वो करेक्ट हो, ठीक है। इसलिए हम सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले select name from employee where age between 25 and 30। तो यहाँ पर बोला गया है कि 25 से लेकर 30 के बीच में एज होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एज 25 से 30 के बीच में है, ये भी है एंड ये भी है, एंड यहाँ पर कोई और एज इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ऑफकोर्सली यहाँ पर ऑप्शन 2 भी करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 ये दोनों करेक्ट हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक, यहाँ पर हमें पैटर्न गिवन है। सबसे पहले गिवन है परसेंट सिंबल, फिर आई और फिर से परसेंट। इसका मतलब है कि नेम में कहीं भी आई आना चाहिए। तो यहाँ पर हरित के नेम में आई आता है, कृतिका के नेम में आई आता है, देन मोक्ष के नेम में आई नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो थर्ड वाली कंडीशन है ये गलत हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद फोर्थ सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जोन इन वेस्ट सेंटर साउथ। तो यहाँ पर इस कंडीशन को हम देख लेते हैं, वेस्ट सेंटर साउथ। तो वेस्ट सेंटर साउथ इन सभी के जोन है, एंड क्या ये और किसी के लिए कंडीशन है वेस्ट सेंटर और साउथ? किसी के लिए नहीं है, तो ऑफकोर्सली फोर्थ भी यहाँ पर राइट है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें पता चला है कि फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ये करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन, ऑल फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। So finally we have completed the discussion of coding questions for SQL। So अभी तक हमने बहुत सारे questions discuss किए हैं अलग अलग types के, ठीक है। अगर आपको कहीं भी किसी भी question में problem है, and even जो practice questions में अब आपको provide कर रही हूँ उनमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, सो आप टाइम स्टैम्प मेंशन करके आप पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है। अपनी क्वेरी मेंशन करें, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। एंड यहाँ पर अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस में प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो ये सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए हैं। अभी तक जितने क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं उसी पर बेस्ड हैं, वैसे ही टाइप के हैं। सो आपको वही लॉजिक अप्लाई करना है जो अभी तक हमने समझा है, ठीक है। सो आप इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, ओके। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, ओके। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्योंकि मैंने पूरी वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन एंड उसका सॉल्यूशन अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं अब आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आप खुद क्वेश्चन को समझिए, बिकॉज एग्जाम में आपको कोई समझाने नहीं आएगा। जब तक आप क्वेश्चंस को खुद से नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चंस को सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ओके। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं, आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। अगर आपको इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अलावा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सैम्पल पेपर बुक और ऑल इन वन बुक। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको सिर्फ सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आप रेफर कर सकते हैं सैम्पल पेपर बुक। एंड अगर आपको नोट्स, पीवाईक्यूज एंड सैम्पल पेपर्स तीनों की रिक्वायरमेंट है तो आप रेफर कर सकते हैं ऑल इन वन बुक, ओके। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। बाय एवरीवन।